आज मैं डी एंड एफ ब्लॉक को एंड करूं और आज बहुत आराम से इत्मीनान से पढ़ाऊंगी, क्योंकि स्लो स्पीड से पढ़ाऊंगी। आज मेरे पास पूरा टाइम है और ये कवरेज में, बोर्ड्स में भी बहुत बड़ा मायना रखता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको याद हो, इन कॉन्टिन्यूशन मैंने 2-3 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज छोड़ी थी और कहा था इसको टेस्टफुली लास्ट क्लास में लेना था पिछली क्लास में, बट लाइट ना होने की वजह से मैंने फटाफट आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दी। तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सेस मैं करा चुकी थी, कंटिन्यूएशन के लिए सामने दिखा रही हूं कि क्या चल रहा था, कि why these element form complexes, because of these three things they are able to show us variety of complexes। बाकी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम नहीं दिखा पाए कॉम्प्लेक्सेस, खूब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के बावजूद भी। अब मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, पूरा कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्सेस में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या थी? +2, +3, +4 भी किसी किसी की थी, आई नो प्लेटिनम वगैरह हैं, बट ज्यादातर +2, +3। शायद ही कोई एग्जांपल आपके पास +5 आया हो, इक्का दुक्का आया होगा, मैं जनरल बात करूं तो। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो कॉम्प्लेक्सेस की तरफ इन्फ्लुएंस्ड हैं बनाने के लिए, वो सिर्फ +2, +3 हैं। चाहे वो आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, मैंगनीज के भी देखना। ऐसा नहीं मैं कह रही कि एक भी +5 नहीं मिलेगा, बट अब जब आप कोऑर्डिनेशन चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे ना, ध्यान देना, कहीं किसी आईयूपीएससी में भी रोमन नंबर में 5 लिखना पड़ा ना, उसको जरा हाईलाइट कर लेना कि यस, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि कॉम्प्लेक्सेस भी +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही ज्यादा पॉपुलर हैं। क्योंकि +5 और +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबल करने के लिए किसको लाना पड़ता है? फ्लोराइड्स, या फ्लोराइड से भी ऊपर ऑक्साइड्स। तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन अब रखिएगा, दोनों चीजें कनेक्ट हो गई हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी मैं बता चुकी थी, बट मेरे को खुद को तसल्ली नहीं हुई थी कि मैंने उतने अच्छे से नहीं बताया, मैंने इसीलिए पिक किया। मैंने एक इजी एग्जांपल उठाया जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मैंने ये उठा लिया जिस जो मुझे खुद को पसंद है, कि इससे बच्चे को समझ आ जाता है कि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड ने अपने आप को कैसे इन्वॉल्व किया इसके अंदर, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड ने +5 से किस में दिखा दिया? +4 में, जिसमें वो इक्वली स्टेबल है। मींस इट गेट इनटू द रिएक्शन। कैटलिस्ट यूजुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन यहां घुस गया रिएक्शन के अंदर। तो मतलब क्या है? मैकेनिज्म ही बदल दिया, खुद घुस गया। मैकेनिज्म बदल गया तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम हो गई पुरानी एक्टिवेशन एनर्जी से। तो ये जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA- बोलू, ये क्वाइट लेस, जिसकी वजह से रेट मल्टीपल टाइम्स फास्ट होगा। लेकिन V2O5 फिर से उस हाफ O2 से रिएक्ट करके रीजनरेट हो जाता है, दैट टू वेरी क्विकली। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स अच्छे कैटलिस्ट के तौर पे देखे गए हैं, यूज किए गए हैं? बिकॉज दे आर स्टेबल, इक्वली स्टेबल इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट्स, और दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मेरे को बोर्ड में क्या पता वो पूछ लिया जाए डायरेक्ट नाम से, तो मेरे लिए वो रटना, क्रैम करना जरूरी है। तो एनसीईआरटी कहती है पर सल्फेट आयन का सल्फेट में कन्वर्ट होना विदाउट कैटलिस्ट अलग है, विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, रेट बहुत फास्ट है। तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल क्या दे रखा है? ये वाला। इसमें काम क्या है? आयोडाइड से रिएक्ट करना है, जो कि रिएक्शन अगेन स्लो है। तो उसमें आयरन ने क्या किया? पहले आयोडाइड की परवाह मैं कर लेता हूं। आयोडाइड हमेशा हमको पता है क्या होने वाला है, वो ज्यादातर आपको, मैं अब तो पी ब्लॉक पढ़ा चुकी हूँ, कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये तो बहुत जल्दी क्या करेगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो ये जब ऑक्सीडाइज करेगा तो आयरन +3 कम्स टू रिड्यूस इटसेल्फ, बजाय पर सल्फेट आयन के। उसको टाइम बहुत लग रहा है कोलिजन में और उस सब में, तो सॉलिड है, ये आ गया तुरंत। और उसकी वजह से आयरन थोड़ी देर के लिए किस में कन्वर्ट हुआ? +2, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉसिबिलिटी मिल गई इसको। फिर उस आयरन +2 ने, मतलब एक तरह से इसने कुरियर का काम किया, इससे इलेक्ट्रॉन ले दे के सामने वाले को प्रोवाइड करा दिया। सो यानी कि यहां पर आयरन +2 ने आयोडाइड से एक इलेक्ट्रॉन लिया और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जल्दी से पहुंचा दिया? पर सल्फेट आयंस के पास। तो अब जब इसने इसको रिएक्ट किया तो क्या बना मेरे पास? आयरन +3। तो शायद डीपीपी 1 या 2 में कुछ क्वेश्चन आपके अटके हो, ये रिएक्शन आ गया हो, तो ये मैंने उसके लिए लिया। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आज प्रकृति ने डाउट में पूछा, मैं आपसे लूंगी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये आपके पास कैटलिस्ट शो होने का
प्रूफ, जस्टिफिकेशन, कुछ ही कह लीजिए। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन जो रिसेंट में तो हमने नहीं देखे बोर्ड्स में, लेकिन अगर आए एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज गिवन बिलो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें नाम लेके कहते हैं, एनी थ्री नहीं, आपकी मर्जी नहीं है, उसमें देंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा दे सकते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी, और तीसरा दे सकते हैं कलर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये आज से 4 साल पहले के बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है। आई डू नॉट नो ये आएंगे कि नहीं, बट ऐसे आए हुए हैं तो बात कर रही हूं। इन कॉन्टिन्यूशन लास्ट टू प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल वर्ड क्या कहता है, मेरे साथ साथ नोट जरूर करिएगा, ये सारी एनसीईआरटी उड़ेली हुई है। इंटरस्टिशियल मतलब छोटे छोटे जो स्पेस बचते हैं ना क्रिस्टल में, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस या वॉइड। एक अच्छे खासे सॉलिड बहुत हार्ड क्रिस्टल के अंदर भी छोटे छोटे खाली स्पेसेस बचे होते हैं, जिसको वॉइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। और क्रिस्टल कौन से हैं, इसमें मेरे पास जो चैप्टर चल रहा है सारे सॉलिड मेटल्स हैं। टाइटेनियम ले लो, वेनेडियम ले लो, मैंगनीज ले लो, ये सब के सब क्या है, आयरन, दे आर गुड सॉलिड्स। इनके लैटिस में छोटी छोटी जगह खाली बची हुई है, उस जगह में छोटे एटम्स जाके घुस जाते हैं। ये जो वर्ड मैंने बोला जाके घुस जाते हैं, इसको एक टर्म देते हैं ऑक्लूजन, ऑक्लूड होना। गैस के या कोई भी छोटे एटम्स अगर किसी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाके जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको कहते हैं फिनोमिना ऑक्लूजन, ऑक्लूड हो गए। तो यहां पर ये जो ऑक्लूजन हुआ है, इस ऑक्लूजन की वजह से जो अब इसमें ऑक्लूजन, चलिए पहले आप नोट कर लीजिए फिर समझाऊंगी, नोट कर लो पहले आप। नोट करना भी जरूरी है क्योंकि बोर्ड में एज इट इज पूछ लेते हैं, और ये तो जेई में 2 साल पहले आया। 4 प्रॉपर्टीज कौन सी सही नहीं है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के लिए, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और या इनकरेक्ट है, कि आपको थोड़ा सा क्रैमिंग में इजी हो जाए बस। आप देखिए 1 2 3 फॉर्मूलाज तो मैंने बड़े सिंपल से लिख दिए, 1:1 रेशो, स्टोइक्योमेट्रिक सॉलिड्स, ये टर्म मैंने आज पहली बार यूज करी है, स्टोइक्योमेट्रिक सॉलिड्स। चैप्टर 1 काट दिया गया हमारा सॉलिड स्टेट, वहां ये बहुत कॉमन यूज होती थी टर्म। स्टोइक्योमेट्रिक सॉलिड्स वो होते हैं जिन सॉलिड्स में फॉर्मूला में स्टोइक्योमेट्री रेशो में फॉलो होती है, जैसे कि अ होल नंबर रेशो 1:1, 4:1, 3:1, ये सारे के सारे कहलाते हैं स्टोइक्योमेट्रिक लैटिस, स्टोइक्योमेट्रिक क्रिस्टल या स्टोइक्योमेट्रिक सॉलिड्स। लेकिन आपने देखा 2 एग्जाम्पल मैंने ऐसे डाले जिसमें डेसिमल्स में है, मींस व्हाट, इसका कोई सिंपल होल नंबर रेशो अवेलेबल था नहीं। आप कह सकते हो इसको किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करके ले आओ, बट मैं मल्टीप्लाई तब ना करूं जब मेरे को वो चीज मिल रही हो। मींस जब जब मैंने देखा तो इसमें एक्चुअली रेंज आई, इतने से इतना कुछ भी हो सकता है डेसिमल्स में, तो जब रेंज आई तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये अक्सर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। इंटरस्टिशियल सॉलिड्स आर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब जिनमें सिंपल होल नंबर रेशो फॉलो ना हो पा रहा हो, कोई ट्रू बॉन्ड तो बन नहीं रहा, खाली स्पेस में घुस रहे हैं। जब खाली स्पेस में कोई घुस रहा है तो कैसे एक रेशो मेंटेन होगा, राइट? रेशो मेंटेन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी किसी में हो गया ड्यू टू सम रीजन, अब वो रीजंस मैं नहीं बता सकती, पूरा चैप्टर काट दिया सॉलिड स्टेट। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा एक टेबल दे रखा जहां बीसीसी करके कुछ चीजें लिखी हैं, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तुम शायद फिर भी समझ पाओ थोड़ा बहुत क्योंकि तुम्हारे टाइम तक तो डिलीट नहीं हुआ था। वो सारा एक पूरा चैप्टर काटा है, तो वो आपने पढ़ा ही नहीं, आपके लिए कुछ है ही नहीं वो। यहां पर जो मेरा फोकस है, ये दो क्या कहलाएंगे, दे आर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक सॉलिड्स या क्रिस्टल्स, जिसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते कितना रेशो होगा हाइड्रोजन और वेनेडियम के बीच, टाइटेनियम और हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, सो इसकी प्रॉपर्टीज अब आप एक चीज सोचो, एक मेटल का क्रिस्टल है, उसके छोटे छोटे जो वॉइड्स थे वो उसको थोड़ा कमजोरी तो बनाता है वॉइड्स होना। अगर उस वॉइड में भी जाके कोई चीज घुस जाए तो वो और हार्ड होगा देन ओरिजिनल मेटल, उसको जो जरा मरा मैं कंप्रेस कर भी सकती थी वो भी नहीं होगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट अंडरस्टूड है, ये तो दोनों पॉइंट एक ही है, हाई हो जाएगा देन ओरिजिनल मेटल। थर्ड, दे आर कंडक्टर्स, मेटल हैं वो तो कंडक्टर्स होंगे ही, तो देन ओरिजिनल नहीं लिखा, देन मेटल नहीं लिखा, दे आर कंडक्टर्स जस्ट लाइक
मेटल्स, कहीं कोई ये ना सोचे नॉन मेटल घुस गए तो शायद कंडक्टिविटी में इफेक्ट आया हो, नहीं, दे आर कंडक्टर एज इट इज, मेन तो बॉडी मेटल की ही बनी हुई है। देन दे आर क्वाइट इनर्ट, क्योंकि इतना हार्ड हो गया, इतना फिक्स हो गया कि उसके लिए रिएक्ट करना आसान नहीं है। सबसे कॉमन कैटलिस्ट अगर मैं यहां से मांगू तो मुझे बताइए कौन सा इस डी ब्लॉक से कैटलिस्ट आप पहला मोस्ट कॉमन कोट करोगे? V2O5 मोस्ट कॉमन में तो नहीं है, V2O5 एक ही जगह यूज होता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, पूरी ऑर्गेनिक में रिड्यूसिंग कैटालिटिक रिडक्शन के नाम पे आपने इसको यूज किया। प्लेटिनम के साथ क्या लेते हैं हम, कहां लेते हैं निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम? खुशी, कहां लेते हैं? हाइड्रोजन। यानी मेरे को किसी को रिड्यूस करना है तो मैं H2 प्लस प्लेटिनम लेती हूँ। वो H2 किधर जाता है प्लेटिनम के? वो प्लेटिनम क्रिस्टल के अंदर ऑक्लूड करके, यानी हाइड्रोजन को स्टोर भी करना है ना, मिलिट्री पर्पसेस के लिए अगर चाहिए होता है, हाइड्रोजन को स्टोर ही निकल के अंदर करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे वॉइड्स हैं, उसी के अंदर घुसा दो। हाइड्रोजन को कहां स्टोर करूं, बलून में? इट्स अ गैस, किधर स्टोर करूं मैं उसको बना के? मिलिट्री पर्पसेस के लिए, खास करके जिनको हाइड्रोजन किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है ड्यू टू सम और द अदर ऑपरेशंस, तो वहां कैसे रखते हैं? प्लेटिनम या निकल या जो भी अवेलेबल सोर्स है उनके पास, उसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर करके रखी जाती है, ऑक्लूड हो जाएगी, इसके अंदर घुस जाएगी, जरूरत पड़ने पे निकाल लेंगे। सेम इज द कैटलिस्ट। प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल जो आप यूज किया करते थे, बहुत दिल होता था उस वक्त बता सकूं, बट नहीं बता पाती थी क्योंकि आपको ये फिनोमिना ही नहीं पता था ऑक्लूजन क्या होता है। तो प्लेटिनम के साथ H2 अलग से नहीं लाए, प्लेटिनम को सेचुरेट कर दिया, H2 के साथ घुसा दी उसके अंदर H2, और अब वो प्लेटिनम ले आए एल्कीन के सामने। H2 को देखते ही एल्कीन ने रिएक्ट किया, दोनों गैसेस ने, और रिएक्ट करके क्या बना दिया? एल्केन बना दिया। दिस इज हाउ इंटरस्टिशियल सॉलिड्स या कंपाउंड्स वी यूज्ड फॉर आवर पर्पस। इंसान ने छोड़ा कुछ भी नहीं है, वैसे हर चीज को यूज कर लिया है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, आई होप इतनी देर डिस्कशन के बाद, मैं चाहूं तो ये होमवर्क भी दे सकती थी, मुझे लगा अगर बात कर ले तो आपको याद रहेगा, अब कुछ ही दिन रहे तो याद होना भी चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज एलॉय। सबसे फेमस और पॉपुलर दो एलॉय मैंने आपके सामने रखे, इसके अलावा कोई एलॉय आपकी याददाश्त में है तो बताइए। स्टील, बिल्कुल सही, स्टेनलेस स्टील। हाँ, मतलब स्टील ने दो लिखे हैं सिर्फ, ब्रास और ब्रोंज, क्योंकि स्टील सबको पता है इसलिए मैंने लिखा नहीं। ब्रास और ब्रोंज भी आप देखते होंगे बहुत कॉमनली, एंटीक पीसेस देख लें, शो पीसेस देख लें, कॉइन्स देख लें, बहुत यूटेंसिल्स देख लें, उसमें ये यूज होता है, बनता है। दोनों के दोनों किसके हैं? कॉपर के। बहुत से, मैंने सिर्फ दो एग्जाम्पल लिखे, आप जितने एलॉयज सर्च करोगे ना इसी हिस्से के मिलने वाले हैं। तो पूछा जाए क्यों, तो एक अक्सर बच्चों का जवाब आता है, भाई उधर वाले मेटल सोडियम पोटेशियम रुबिडियम आग लगा देते हैं, वो रुक तो पाते नहीं है। फेयर, वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये कम रिएक्टिव हैं। फिर भी क्या एलॉय बनाने की एक ही शर्त है कि वो रिएक्टिव ना हो? नहीं, और भी कंडीशंस मैच होती हैं विच इज अननोन टू यू। हर वो दो मेटल्स मिक्स करके आप एलॉय बना सकते हो, आपको याद हो ना हो, जिनके साइजेस का डिफरेंस सिर्फ 15% हो। अब आप सोचिए एलॉय है क्या? एक एग्जिस्टिंग क्रिस्टल के बीच में आप होमोजेनियस सॉल्यूशन बना रहे हो, एलॉय इज अ सॉल्यूशन। आप इधर से ले रहे हो कॉपर और उसके साथ कौन फिट कर रहे हो? जिंक। दोनों को मेल्ट करके आपने पहले तो मिक्स किया, होमोजीनियस मिक्सचर बना, फिर उसको स्लो कूल डाउन करके सॉलिड होने दिया, तब जाके आप उसको मोल्ड वोल्ड भी कर रहे हैं। स्लो कूलिंग में जब आप उसको मेल्ट को सॉलिडिफाई होने दे रहे हो, तब क्या हो रहा है? पूरे क्रिस्टल में जहां अकेला कॉपर था, अब कॉपर की जगह किसने ले ली? बीच बीच में जगह जगह जिंक ने। तो कॉपर और जिंक दोनों एक क्रिस्टल में आए तभी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी उसकी जो मेन चीज मुझे चाहिए। तो एक क्रिस्टल में, कॉपर के क्रिस्टल में, कॉपर की जगह अगर जिंक लेता है तो वो कब ले सकता है? जब साइजेस आजू बाजू के हों। वरना आप सोच के देखिए, एक छोटे एटम, ये पेन की टिक टिक मत करना जो भी कर रहा है, एक छोटे एटम की जगह अगर आप बड़ा एटम फिट कर दोगे, वॉइड का साइज बढ़ जाएगा। वॉइड्स यानी खुला स्पेस अगर बढ़ गया तो वो क्रिस्टल आपका वीक। आपका एलॉय बनाने का पर्पस कभी भी ये नहीं कि मेरे को एक वीक चाहिए इससे। आप देखिए जहां भी एलॉय बनाए हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए बनाए। अब एयरक्राफ्ट बॉडीज हैं, वो ना मैं आयरन से बना सकती हूँ ना अकेले ऑस्मियम से बना सकती हूँ, आई नीड इट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सिंस इट्स डीलिंग विद लाइफ।
सो उसमें मेरे को उससे मिलते जुलते साइज का ही मिक्सचर देना पड़ेगा ताकि क्रिस्टल बहुत स्ट्रांग बने। बहुत स्ट्रांग क्रिस्टल कब बनेगा? जब जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना आप, उसका और आने वाले के साइज में 15% से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये पूछा जाएगा, बोर्ड्स में दे रखा है एनसीईआरटी में 15%। मान्य सारे कॉपर के अगर एटम्स हैं तो इट इज प्योर कॉपर मेटल। मेरे को इसमें जिंक डालना है तो बीच बीच में होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, बीच बीच में कुछ एटम्स जो हैं मेरे को क्या करने पड़ेंगे, मेरे को जिंक से सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। अब जिंक से सब्स्टिट्यूट कब होंगे? अच्छा सब्स्टिट्यूशन कब बनेगा? जब साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर हो। अदरवाइज क्रिस्टल में स्पेसेस क्रिएट हो गए, स्पेसेस क्रिएट हो गए तो एग्जिस्टिंग क्रिस्टल से ज्यादा डिफेक्टिव और खराब क्रिस्टल आपने तैयार किया, उसके लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। साइज शुड मैच, एलॉयज मिल ही वहां सकते हैं। यहां पर देखा गया साइज में एक डिक्रीज है और वो डिक्रीज काफी रेगुलर सा है, इसीलिए आजू बाजू के जो एलिमेंट्स हैं उनमें साइजेस का गैप सिर्फ 15% से अंदर अंदर था, इसलिए दे आर परफेक्ट मेड फॉर एलॉयज। कोई भी एलॉय आप किसी और सेक्शन से ला ही नहीं पाओगे, डी ब्लॉक से ही मिलेगा। तो एलॉयज क्लियर। इतना लंबा कहानी और डिस्कशन का एक ही पर्पज है, आपको कुछ दिन तक याद रहे। डन। चलिए अब आ जाते हैं अपना आखिरी पार्ट जो है, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? जरा पीरियोडिक टेबल, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही आपके पास होगा, मैंने निकाल दिया एक आखिरी बार। ये पीरियोडिसिटी चैप्टर में भी आपको मिलता है, लोकेट करिए इनको, लोकेशन ऑफ फलाना एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन कौन सा एफ ब्लॉक का है। ये ज्यादातर मैच मैट्रिक्स में देखे गए हैं कि आपको 4 कॉन्फ़िगरेशन दी, इधर ब्लॉक्स लिखे या जो भी कुछ लिखा, मेटल नॉन मेटल ट्रांजिशन कुछ भी लिखा, कॉन्फ़िगरेशन से आपने जगह पहचाननी है। तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल का एक आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर अभी तक पीरियोडिसिटी में मेरे को लोकेशन को लेके बचा था तो कुछ यही बचा था, पी ब्लॉक तो आपको उम्मीदें रटा चुकी हूं मैं, राइट। तो अब आप देखिए कौन से पीरियड से मैं कहां पहुंच गई हूं, डी ब्लॉक छोड़ के अब एफ ब्लॉक में आ गई। 6th और 7th पीरियड इज माय इंटरेस्ट, जो आप क्लास 11th का पीरियोडिसिटी करते वक्त देखते भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस पे एक चैप्टर आना है, तब बात करेंगे। दिखाना भी नहीं चाहिए 11th में, उस वक्त तो आप ऐसे हालात में भी नहीं होते कि आपको ये चीज दिखाई जाए। अब तक तो आप ठुक पिट के ग्रूम हो गए होते, बस कुछ भी है दे दो, खत्म करो, हम याद करके प्रोड्यूस कर देंगे। तो अब 6th पीरियड में बेरियम, सीजियम और बेरियम, देखिए यही मैं उस दिन बता रही थी कि सीजियम की जगह स्कैंडियम आ जाए तो उसको फ्लो फ्लो में सीजियम नहीं पढ़ना, मतलब ऐसी छोटी छोटी बेवकूफियां हमसे होती हैं। एनीवेज 6th पीरियड स्टार्ट किससे होता है? सीजियम से। देन कम्स बेरियम, उसके बाद यहां एटॉमिक नंबर 57 आना चाहिए। 57 एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज, अगर मैं पीरियोडिक टेबल से उस एलिमेंट को पिक करूं तो वो है लेंथेनम। हमने जब भी कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक की हैंडल की, ये कह के किया कि एफ ब्लॉक यानी 4f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे पहले 5d को आप एक टोकन देके जाओ, टोलटेक्स देके जाओ। अगर आप आफबाउ का वो गोले गोले वाला डायग्राम देखते हो ना बच्चों, तो उसमें उसके हिसाब से अगर निकालते तो 6s2 के बाद क्या भरा जाना चाहिए? अगर कोई अंदाजा दे सके मेरे को, 6s2 के बाद 4f14 1 to 14 भरा जाना चाहिए। लेकिन जब मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल बनाने लगा तब उसको लगा इस लेंथनम को किधर रखूं, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टीज आप अभी पढ़ने वाले हैं, ये सुनना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। एफ ब्लॉक लॉजिकली, मतलब अगर मैं बात करूं कहां से शुरू होना चाहिए, जहां से एफ में एक इलेक्ट्रॉन आए, पहला इलेक्ट्रॉन आए। अब क्योंकि आफबाउ ने कहा है कि 6s2 के बाद आप 4f भरो, तो 6s2 के बाद मैं 4f भरूं तो लेंथनम की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए थी? एफ ब्लॉक से मैच करनी चाहिए थी, मैच नहीं करी। लेंथनम की प्रॉपर्टी मैच करी डी ब्लॉक से। सेम कहानी हुई जो नीचे बैठा हुआ एक्टिनियम है, दोनों में मोस्टली फंसते हैं कि मेरा पूरा पीरियोडिक टेबल अगर मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाऊं, मेरी मजबूरी हो रही है लेंथनम और एक्टिनियम को डी ब्लॉक में रखना, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं स्कैंडियम यूट्रियम से। लेकिन आफबाउ कहते हैं ना जी,
S के बाद तो कौन भरेगा? पहले F, 6s के बाद F भरेगा, 7s के बाद भी 5F भरेगा। तो आउट ऑफ ऑल मोस्ले वाज सो कॉन्फिडेंट ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल कि उसने आफबाउ के इस बात को बिल्कुल इग्नोर करके कहा, बिकॉज पीरियोडिक टेबल का मतलब था एक ग्रुप में एक जैसे रखो, और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे जा रहा था। चलो लेंथेनम एक्टिनियम में भूल भी जाऊं, हाउ कैन आई थिंक कॉपर के नीचे सिल्वर और गोल्ड ना आए? सेम है तीनों प्रॉपर्टीज में, एक जैसे हैं, ई नॉट वैल्यू तक की रेंज में सेम है, कोई एक प्रॉपर्टी थोड़ी तीनों की सेम है। अगर मैं लेंथेनम को यहां एफ ब्लॉक में रखने का इरादा रखती तो लेंथेनम यहां ना आता, राइट? तो ये सारे एक पीछे खिसक जाते और मेरा काम खत्म होता। पॉइंट ये है, लेंथेनम में 4f में इलेक्ट्रॉन भरती में तो मुझे ये कहीं और लगाना पड़ता और हॉफनियम को इधर लाना पड़ता, मेरा सारा टेबल हिलना था। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल की सिमेट्री को मेंटेन रखने के लिए, भाई आफबाउ का तो एक जनरलाइजेशन ही था ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जा सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, लेंथेनम और एक्टिनियम, इसकी वजह से हम कहते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक को देके जाते हैं टोलटेक्स के तौर पे या एंट्री पॉइंट पे, क्योंकि लेंथेनम और एक्टिनियम की प्रॉपर्टी इनसे मैच कर गई तो डी में गया है इलेक्ट्रॉन। यानी इन चारों की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? इन चारों की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? D1। यहां से मोस्टली फोर्स्ड कि इनकी D1 हो, और आज तक मैं इसको नहीं चैलेंज कर पाई। ये एक लिमिटेशन के तौर पे चल रहा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, कि मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ, बट एनीवेज लिमिटेशन चाहे हो, मेरे काम पूरे हो रहे हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57, 6s2 के बाद पहले कौन भरा जाता है? फॉर 1 इलेक्ट्रॉन 5d1, 5d1 की जगह कौन ले रहा है? लेंथेनम। अब 5d1 के बाद आया, अब यहां पे इन्होंने लेंथेनम इधर लिख दिया, मैंने लेंथेनम की अपने हाथ से वहां लिख दिया, तो अब कौन आया? सीरियम। सीरियम की प्रॉपर्टी मजाल है इनसे मैच करी हो, पूरा टाइम हम सोचते रहे, सीरियम ऑनवर्ड्स कोई भी प्रॉपर्टी इनसे मैच ही नहीं कर रही। यहां कोई रेडियो एक्टिव नहीं, यहां भर भर के रेडियो एक्टिव। सीरियम से लेकर यानी 58 से लेकर 71 तक जितने भी एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के आजू बाजू भी नहीं है, मतलब मैं सिमिलर तो क्या ही सोचूं, आसपास भी नहीं है। तो इन 14 काउंट करना, 58 से 71 तक 14 होते हैं, काउंट करना। इसमें बच्चे अक्सर मेरे को क्वेश्चन गलत करके देते हैं, 14 हैं, 57 से नहीं काउंट करोगे, 58 से 71 ये वाइवा में आपको पकड़ते हैं। 14 एलिमेंट्स कहां रखूं मैं? मेरी मजबूरी है, मेरे को जिंक के नीचे कैडमियम मरकरी लाने, बिकॉज दे शो एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टी। मुझे आयरन के नीचे ये लाना है, मुझे क्रोमियम के नीचे टंगस्टन तक लेके आना है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। पीरियोडिक टेबल बनाने का सिग्निफिकेंस यही था। तो उन्होंने उस वक्त क्या सोचा, ये थोड़ा बहुत सुना हुआ होगा आपका, कि क्यों ना लेंथेनम के डब्बे में, लेंथेनम को जो मैंने बॉक्स अलॉट किया है, तो लेंथेनम डी ब्लॉक है बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथेनम को जो मैंने घर अलॉट किया उसी के अंदर इन 14 को भी टिका दो, क्योंकि मेरे को 72 तो हॉफनियम यहीं लाना है। आई कैन नॉट टच दिस 72, ये तो मेरे को यहीं लेके आना है। दैट फोर्स्ड मोस्ले टू गिव दीज 14 इलेक्ट्रॉन ओनली वन डब्बा, दैट इज लेंथेनम। तो कोई मेरे से अगर लोकेशन पूछे तो मैं दुआ करूंगी एफ ब्लॉक की पूछ लो, सारे लेंथेनॉइड्स की लोकेशन एक ही है। अगर मेरे को लेंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर पता है कि 58 से 71 है, 58 से 71 के बीच की कोई लोकेशन मेरे से पूछे, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे, मुझे पता है वो छठे पीरियड और तीसरे ग्रुप में बैठा है, 14 के 14 एलिमेंट। सेम गोज फॉर एक्टिनियम, एक्टिनियम एलिमेंट 89, उसकी जगह तो डी ब्लॉक में ये वाली लोकेशन है। लेकिन एक्टिनियम के बाद एक्टिनॉइड्स कहां से शुरू हुए, किन 14 एलिमेंट को अब वो नीचे वाला डब्बा अलॉट हुआ? थोरियम से लॉरेंशियम। तो थोरियम से लॉरेंशियम किसके घर में रह रहे हैं? एक्टिनियम। इसी तरह से सीरियम से ल्यूटिटियम किसके घर पे रह रहे हैं? लेंथेनॉइड। लेंथेनम। नेम प्लेट तो लेंथेनम और एक्टिनियम ही है, इसीलिए नेम प्लेट के नाम पे ही जिस एलिमेंट के बॉक्स को ये शेयर कर रहे हैं उसी के नाम पे इन सबको क्या कह दिया? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स।
और इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, बात की थी। अगर मैं आपसे अब पूछूं व्हाई डू वी कॉल देम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एनीथिंग, उसी तरह से मुझे सजेस्ट करिए। एस और डी के बीच की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसीलिए, या हम कह सकते हैं इसमें इनर शेल फुलफिल हो रहा है, दैट इज एफ। दोनों ही वजहों से इसको नाम क्या दिया गया, इनर ट्रांजिशन, या कह लीजिए डी और एस के अंदर ही इसका है। अब डी और एस के बीच में ही तो जगह मिली है इसको, आप देखें तो डी स्टार्ट हुए वहीं पे तो जगह मिली है इसको, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, सिर्फ लोकेशन देखो, और इस लोकेशन के हिसाब से बच्चों मेरे को 2-3 सवाल चाहिए तुम लोगों से। क्या लेंथेनॉइड्स की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं? लेंथेनॉइड्स के लिए जनरल सिंबल एल एन है, एल एन चेक कर लो, किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है। लेंथेनम के बाद सीधा सीरियम है, सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक है, तो एल एन इज नॉट अ एलिमेंट, इट इज होल लेंथेनॉइड्स। उसको शो करने के लिए एल एन सिंबल है। मुझे बताइए लेंथेनॉइड्स की, गान्या करो कोशिश, लेंथेनॉइड्स की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूं? 4f, ये आउटर तो नहीं है बट आई विल पिक इट। 4f में 1 to 14 ये इनर है। इससे पहले क्या चीजें भरी जा चुकी हैं वो चाहिए। 4f इज द इजीएस्ट, और उसमें आपको कम फंसाएंगे, आप फंसोगे ही s और जो दूसरे ऑर्बिटल से। सानवी ये कौन से पीरियड में? 6th। अगर ये अब आपको उस वक्त याद नहीं आया तो क्या करोगे? 6 पीरियड से शुरू होते हैं, एक तो याद तो रखना है ही। 6 पीरियड से शुरू होते हैं तो क्या लिखूं सबसे पहले? 6s2। और आपको आज बड़ी अटपटी भाषा में बोला है, बट बोला है कि टोल टैक्स देके जाना पड़ता है इसको, सिर्फ इसलिए। ये ड्रामे हम इसलिए करते हैं, जोकरपंती इसलिए करते हैं कि बच्चों को याद रहे। ये कोई अच्छी लैंग्वेज थोड़ी है, बट बच्चों को याद रहे। 5D1। लेकिन जब जनरल की बात है तो ध्यान रखना ये 0 भी मिल सकता है। कहीं यहाँ पर F6 होगा ना, ये बोरो कर लेगा F7 के लिए। F13 होगा ना, ये बोरो कर लेगा F14 के लिए, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर रियली वेलकम्ड। सो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड्स की आपने एक बार एफर्ट डाल के बना ली, कोई और बना रहा है वो उसका स्किल है, उसकी एक्सपीरियंस में ऐड ऑन हो रहा है। मतलब मैं अब आपको सबको यही कहूंगी, जितना ज्यादा आप लोग डाउट्स पूछेंगे, यूजुअली हम 23 या 24 अक्टूबर फिक्स करते हैं, उसके बाद जितना ज्यादा आप डाउट्स पूछेंगे, आप सामने वाले को तजुर्बा दे के जा रहे हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो, अपने लिए नहीं। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी, खुद आंसर खोजने, खुद जुगाड़ खोजने, खुद शॉर्टकट खोजने, वो है अब आपकी जरूरत। तो जो जितना ज्यादा डाउट पूछेगा उसका, अब आई एम नॉट सेइंग कि मत पूछिए, लेकिन ज्यादा, वो उतना ही कम कॉन्फिडेंट होगा उस दिन जिस दिन सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। दिस इज द टाइम व्हेन आप तब डाउट पूछिए जब कोई टॉपिक ही आपका उड़ गया है। लेकिन किए हुए टॉपिक में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी मत लाना, जो अभी भी है डिपेंडेंट, थोड़ा थोड़ा आप कम करना शुरू करना। बिकॉज उस दिन आपको खुद सोचना है, अगर आपको जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई तो यू कैन नॉट कम टू अस, एक बार दोबारा करा दो। दिस इज, आप अपने दिमाग को टोटल बंजर कर रहे हो, आप खुदाई ही नहीं कर रहे हो उस पर, तो कुछ नहीं हो सकता उसका। वो हमें नए नए तरीके आप देके जाओगे। सो अगर इसके बेसिस पे कोई मेरे से एक्टिनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन पूछे, तो एक्टिनॉइड कौन से पीरियड में है? 7th में है। 7s2, 6d, 1 to 10 और 5f, 1 to 14। भाई ये निकालने में मेरे को भी 3.5 से 4 मिनट लगे हैं आप लोगों के साथ। यस, 1 to 0। अरे यार, इन चीजों के लिए जब मैं फ्लो में बोल रही हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। मतलब अगर मैं जब फ्लो में आपके साथ लिख रही हूँ, आपको पता है 10 नहीं होगा उसके अंदर, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, मुझे भी दिख जाएगा, मैं भी कर लूंगी, बट डोंट ब्रेक द फ्लो। इतने नंबर्स में अब चला लो, अब इतने इस लायक हो तुम लोग। सो इस पूरे में अगर मैं देखूं, एक लेंथेनॉइड की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्रिएट की, तो मैं इसके टेढ़े से टेढ़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने को रेडी हूं। एक पीरियोडिसिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को, और ये मैंने आपके +1 में आपके टेस्ट और क्लास टेस्ट सब में दिया, क्लास में डिस्कस भी किया है। 4 कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और पता करनी है इनमें से कौन सी एस ब्लॉक की है या डी ब्लॉक की है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, राइट?
तो मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे रही हूं आयन की। आई एम गिविंग यू अ आयन, चेक। आप बताना वो मैंने कहाँ की कॉन्फ़िगरेशन दी है। जिंक, इसको मजबूरी में डी ब्लॉक में डाला हुआ है, आप जानते हैं क्यों डाला हुआ है, क्योंकि सिमेट्री मेंटेन करनी है। ये डी ब्लॉक का वैसे प्रॉपर्टीज में हिस्सा नहीं है। ओके, अब अगर मैं आपको ये देती हूँ, देखिए मैं आपसे गलत कराने के पर्पज से नहीं, सही कराने के पर्पज से क्रिएट किया है। मैंने पहले आपको सॉरी जिंक बताया है। अगर मैंने पहले जिंक ना बताया होता, 4 ऑप्शन दे रखे होते, उन 4 ऑप्शन में आपके पास एक इसमें 4s1 होता, एक और मैं 3s2 या 3s1 वाला दे देती, बाकी कोई और 2 दे देती। आप किसको एस ब्लॉक का हिस्सा ढूंढते? एक पूरे सिलेबस का टेस्ट है आपके पास और आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हो, और पीरियोडिसिटी चैप्टर बड़ा इजी सा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जब एस में जाता है उसको एस ब्लॉक यूज किया जाता है, एस ब्लॉक बोला जाता है। एस ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू एस। पी ब्लॉक की क्या है? व्हेन आखिरी इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू पी। डी ब्लॉक की क्या है? जब डी फिल किया जा रहा है, जो अपने पूरा 2 दिन किया। इसको मैक्सिमम बच्चा एस ब्लॉक करके आता है, क्योंकि एस ब्लॉक के नाम पे जल्दबाजी में रिवीजन क्या होती है? एस ब्लॉक का मतलब NS1 और NS2। ये NS1 है, और मैंने ऐसे ही एक और कॉन्फ़िगरेशन दे रखी होगी, वो मतलब कुछ भी जैसे 4s1 तो नहीं, 5s1, और सिर्फ 5s1, कुछ और तो क्या दे सकती हूं मैं? दिस ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। 3 तो ऑर्बिटल लिखूंगी, एक में तो पकड़ लोगे तुम। तो ये एस ब्लॉक है, यस, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में भरा जा रहा है। ये एस ब्लॉक है, उस वक्त तो लगता है यस, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन तो एस में ही भरा जा रहा है। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में नहीं भरा जा रहा, ये एक्चुअली यहां था 9, ये यहां भरा जा चुका था 10। आखिरी इलेक्ट्रॉन तो इसी में भरा है, ये बाद में हेरा फेरी हुई है। तो जो जिस किसी को भी लगे ना मेरे को पीरियोडिसिटी चैप्टर रिवाइज कराओ, रिवाइज कराने में मैं या फैकल्टी ये चीज नहीं लेंगे। ये कहां आएगी? जब आप कोई क्वेश्चन करोगे, पास्ट ईयर करोगे, डीपीपी करोगे। तो किसी भी चैप्टर को रिवाइज कराने के लिए असिस्टेंस लेनी बंद करनी है जल्द से जल्द। मैं जरूर जो चैप्टर जैसे कराऊंगी मेरे तरीके से जरूर कराऊंगी। तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन कहने को तो, ये मैंने जो ऊपर एग्जांपल आपको जिंक का दिया, वो तो मैंने जिंक आयन का दिया आपको, आप एस ब्लॉक में डाल देते उसको, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा कि आप एस ब्लॉक में किसको डाल सकते हो। डी ब्लॉक में एक ही ऐसा केस है जहां आपको कॉन्फ़िगरेशन में फंसा सकते हैं, वो मैंने किसी ना किसी बहाने आज ले लिया, मेरे पास टाइम था तो आई थॉट कि इनको भी एडअप कर दूं। अगला टेस्ट है भी तो पीरियोडिसिटी का, तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि कौन सा एस ब्लॉक का है। एस ब्लॉक के एलिमेंट चूज करने में यहां आप ट्रैप हो सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है? सो आई होप अब लेंथेनाइड एक्टिनोइड की लोकेशन तो रट गई। ग्रुप 3, पूरे 28 एलिमेंट्स ग्रुप 3 के हैं ये, और एक है आपका पीरियड 6 में, एक है आपका पीरियड 7 में। क्यों लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कहते हैं, सबको क्लियर हो गया? चलिए, तो अब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवर, बाकी कुछ बचा है नहीं इसमें। अब आ जाते हैं साइज पर। मेन हिस्सा हो गया कि लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड पीरियोडिक टेबल में कहां है, वो आपको बताने बहुत जरूरी थे, और आपको लेके आना जरूरी था उस जगह पे। जब इनके साइजेस मैंने देखे, मुझे नहीं पता आप लोग एनसीईआरटी सारे लोग लाए हुए हैं कि नहीं, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से ग्राफ ढूंढ के रखे हैं। ऐसा एक ग्राफ एनसीईआरटी में देखा, मैंने एनसीईआरटी का ही उठाया है। अगर इस ग्राफ की मैं बात करूं, जिनके पास है जरूर खोलना चाहिए, कल को रिवाइज वहीं से करना है आपने, और जिनके पास नहीं है डोंट गो फॉर शेयरिंग एंड ऑल, यहां आइए। लास्ट क्लास में मैंने बोला था जितनों के पास होगी फायदा बहुत होगा, ये तो बुक में खाना है इस चैप्टर को। आप देखिए स्टार्ट कहां से किया है, आप बोलिए, आपको याद करना है लेंथेनम। लेंथेनॉइड्स मत बोल देना इसको, 14 के 14 लेंथेनॉइड्स हैं। आपको वाइवा बहुत जल्दी फेस करना होगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वाइवा में पूछ डालते हैं। लेंथेनम से एंड किधर किया है? ल्यूटेटियम। अब ये ठीक है, मैंने अकेले ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर में, मेटल्स हैं भाई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये कहां मतलब कॉपर गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम के अलावा कोई इनर्ट मेटल है ही नहीं जो नेचर में खुला मिले। बाकी तो सारे अपने ऑक्साइड्स या आयंस की फॉर्म में होते हैं, सॉल्ट्स में होते हैं।
तो इसीलिए आप कभी भी यहां एटॉमिक साइज मत एक्सपेक्ट करना. दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ऑल मेटल्स आर रिएक्टिव एक्सेप्ट फॉर फ्यू 3-4 मेटल्स. सो अगर आप इसमें देखें, क्या कमाल का ऑब्जर्वेशन लगता है आपको? ऐसा कभी ग्राफ आया नहीं मेरे पास आज तक. डिक्लाइनिंग है, साइज डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड हमेशा होता है, लेकिन डिक्लाइनिंग में भी एक बड़ी खास सी चीज दिख रही होगी, गैप. गैप इतना सिस्टमैटिक, बराबर डिक्रीज गैप का. आपको डाउन द ग्रुप इंक्रीज मिला है, लेकिन क्या इतना सिस्टमैटिक मिला? कहीं 40 पिकोमीटर है तो कहीं 3 पिकोमीटर है. और लास्ट क्लास में हमने, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने डी ब्लॉक में देखा था, पहली सीरीज से दूसरी में जाए तो साइज बढ़ रहा है, दूसरी से तीसरी में जाए तो सेम है ऑलमोस्ट. कहीं इतना सिस्टमैटिक डिक्रीज इन साइज पूरे हमारे सब्जेक्ट में कहीं नहीं मिला. हर जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं? साइज डिक्रीजेस और इंक्रीजेस. यहां मैं अगर डिक्रीजेस यूज करूंगी तो ये नेचर के साथ बदतमीजी होगी कि इतना शानदार मैंने डिक्रीज दिया, तुम इसको भी डिक्रीज बोलोगे. इतना ग्रेजुअल डिक्रीज है. जो बिल्कुल प्रॉपर गैप के साथ होता है उसको बोलते हैं ग्रेजुअल, स्मूथ. तो ग्रेजुअल डिक्रीज के लिए एक वर्ड फेमस है यहां पर, कॉन्ट्रैक्शन. आप एक बड़ा सा बैलून लें और उसको घूरते रहे 8 घंटे तक, आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब पिचका है. आप पता ही नहीं लगा सकते कब पिचका है. वही बैलून आप रात को छोड़ दें और सुबह उठ के देखें तो आपको पता है रात को आपने इतना छोड़ा था, सुबह आपको इतना मिलेगा. ग्रेजुअल डिक्रीज आपकी आंखें नहीं ऑब्जर्व कर पाती. क्यों? क्योंकि वो खटाक से अचानक नहीं होता. इतना स्लो चेंज आप ढूंढ नहीं पाते. सिमिलरली जो फ्लावर ओपनिंग होती है, फूल का खिलना होता है, आप देखते रहो आपको पता ही नहीं चलेगा वो फूल कब खिल गया. सुबह 5 बजे उठ के, मैंने तो बहुत बार किया है ये, बहुत बार की, और मैं अभी भी कई बार करने की कोशिश करती हूँ जिस दिन जल्दी उठ जाती हूँ, कि मैं फ्लावर को घूरती रहती हूँ, अब खिलेगा, मुझे दिखेगा, लेकिन वो खिल जाता है और मुझे दिखता नहीं. आई ट्राइड इट एन नंबर ऑफ टाइम, आई एम नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि ह्यूमन आई है भाई, वो नहीं ऑब्जर्व कर सकती इतने स्लो चेंज को. उसको कहते हैं ग्रेजुअल चेंज, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो ये जो ग्रेजुअल चेंज है उसके लिए शब्द दिया गया कॉन्ट्रैक्शन. और ये किन में हो रहा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो अगर एफ ब्लॉक से सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन आया क्लास 12th में, जब हम बोर्ड्स के लिए वो फास्ट फॉरवर्ड वाली रिवीजन चलाएंगे ना, तो सबसे पहले मैं रिवीजन में ये उठाऊंगी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. बाकी छोड़ दो एफ ब्लॉक का, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन आना है, चॉइस में जो चीज आएगी उसको छोड़ दें. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रिडिक्शन है, इस पे आना है का मतलब होता है कि जब बिल्कुल हम बर्बाद हो चुके होते, कुछ नहीं हो रहा होता, तो चलो बेटा थोड़ा 80% लायक बन जाएं, 85% लायक बन जाएं, तो ये उन लोगों के लिए होता है कि ठीक है चलो खींच लेते हैं. तो ये एक वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है. साइज इतना ग्रेजुअल डिक्रीज होने को क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ये यहीं क्यों मिला? व्हाई इज दिस सो? इसकी वजह क्या थी? इसके कुछ तो ऐसे कॉन्सिक्वेंस होंगे जो आज तक मुझे नहीं मिले. दिस इज द टॉपिक जो आपसे अपने आप नहीं होगा, और मैंने बहुत कोशिश करी है स्टाफ को पढ़ाने की, उनसे भी ऐसा नहीं हो पाता. आई डोंट नो व्हाई वो अपने टिपिकल क्रैमिंग पे जाते हैं. सो मैं आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए कहूंगी, आप सारा नोट करेंगे, ठीक है? जो साइज के ऊपर लेंथेनॉइड्स में एक ही कमेंट है मेरे पास, जो ग्राफ में दिखा दिया, ग्रेजुअल डिक्रीज फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटियम. बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहां पर एटॉमिक नंबर के साथ दें. इट विल एड अप टू योर इंप्रेशन, कि जब आपके पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आए, हर बच्चा ये चीज लिखेगा. आप क्या एक्स्ट्रा लिखते हो? एटॉमिक नंबर 7 दीजिए. उसका 2 फायदा है. अच्छा आंसर तो जो बन रहा है सो बन रहा है, आपको याद हो रहा है. तो लेंथेनम से ल्यूटियम तक मुझे क्या देखने को मिलता है? ग्रेजुअल डिक्रीज. दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. कॉज लिख रही हूं मैं, बट व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैं वो भी लिखूंगी थोड़ी देर में. अभी पहले मैं कॉज समझा लूं. मैं इस स्लाइड के ऊपर लिखूंगी व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो होता क्या है, क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा पूछते यही है. डिफाइन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, 3 नंबर का क्वेश्चन. तो पहले कॉज सीख लेते हैं, फिर आई विल राइट व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे भी क्या लिखूं. व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? आपको याद होगा जिस दिन मैंने साइज लिया था, उस दिन मैंने आपको कहा था कि ये दोबारा आएगा, मैं तब सिर्फ दिखाऊंगी आपको. ये मैं वहीं से स्लाइड उठा के लाई हूं. आपको ये याद होगा तब हम देखते थे कि यहीं रहिएगा प्लीज, और किसी का कॉज रह गया तो दोबारा भी आएगी वो स्लाइड. मैं पहले बता रही हूं मैं किधर से क्या उठा के ला रही हूं.
आपको याद होगा जब मैं ट्रांजिशन एलिमेंट में साइज डाउन द ग्रुप बता रही थी, फर्स्ट और सेकंड सीरीज में साइज बढ़ता है, सेकंड और थर्ड में बढ़ना तो चाहिए था, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हुआ, लेकिन बीच में कौन आ गए? लेंथेनॉइड्स। अब बोल सकती हूँ लेंथेनॉइड्स, बीच में आ गए लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स प्रोवाइड पुअरेस्ट स्क्रीन, दैट इज 4F। उस पुअर स्क्रीन की वजह से जेड इफेक्टिव इतना बढ़ गया, पुअरेस्ट पॉसिबल स्क्रीन, जेड इफेक्टिव इतना बढ़ गया कि साइज जो है वो पिचक गया। ये नहीं है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन आपको याद दिला रही हूं किधर से क्या उठाना है। तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह एक्चुअली में क्या थी? लेंथेनॉइड्स। और लेंथेनॉइड्स में क्या पढ़ रहे हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो खैर ये वाली चीज मैंने क्यों दिखाई, वो क्योंकि मेरे को कॉन्सिक्वेंसेस और कॉज दोनों समझाना है। अब मेरे साथ जरा कॉज को अनइंटरप्टेड अनडिस्ट्रैक्टेड समझिएगा। होता क्या है, जैसे जैसे आप लेंथेनॉइड में चलते हो, यहां के लिखे के बजाय पहले मैं अपने तरीके से आपको समझा लूं, उसके बाद बात करूंगी। आप लेंथेनम से शुरू हुए, लेंथेनम से सीरियम की तरफ जा रहे हो, इनका आउटर शेल फिक्स है 6s, राइट? यानी आउटर शेल फिक्स है, यानी कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ साइज इंक्रीज। ठीक है, साइज इंक्रीज तो नहीं होने वाला। अब जो इलेक्ट्रो क्या चीजें चेंज हो रही हैं यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में साइज तो भूल जाइए, वो तो हम पढ़ रहे हैं। एक तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, बिल्कुल सिलसिलेवार एक एक इलेक्ट्रॉन। और दूसरी चीज जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +1 +1 +1 +1 यूनिट बढ़ता जा रहा है। अब जब मैं इधर से इधर पहुंची, 4F1 4F2 4F3, ये एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हुए। 4F का स्क्रीन, सिंस इट इज पुअरेस्ट, उसने स्क्रीन के नाम पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, इट इज पुअरेस्ट स्क्रीन। जितना न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअल बढ़ता है, सारा न्यूक्लियर चार्ज किस में ऐड हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी आप सोच के देखिए, सीरियम में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, उसके बाद अगले में जो था वो 1 यूनिट बढ़ा, उससे अगले में एग्जैक्टली 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। जब खींचने वाली ताकत एग्जैक्टली सेम बढ़ रही है, तो सिकुड़ने वाली चीज भी एग्जैक्टली ग्रेजुअल जाएगी, सेम चेंज आएगा। क्योंकि लेंथेनम के बाद सीरियम आई, तो क्या चेंज मिला मेरे को लेंथेनम के बाद सीरियम आने में? 1 यूनिट ओनली। सीरियम के बाद अगले में आई, अगेन 1 यूनिट, अगेन 1 यूनिट, अगेन 1 यूनिट। जब चेंज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फिक्स हो गया बिटवीन एवरी टू, तो डिक्रीज इन साइज भी फिक्स हो गया बिटवीन एवरी टू। इतना लंबा आप लिख नहीं सकते, जिस तरह से मैंने अपने हाथों से बताया, इस चीज को बताया, आप वो चीज लिख नहीं सकते। लेकिन आप पहले यहां फिट करो, लिखने की लैंग्वेज तो आ ही रही है कि क्यों इसी में क्यों इतना ग्रेजुअल मिला। सबसे बड़ा सवाल मेरे पास है था, बाकियों में क्यों नहीं मिला? अक्रॉस द पीरियड ऊपर वाले की क्या गलती थी भाई? वहां पर पी ब्लॉक में एक एक इलेक्ट्रॉन पी में ऐड हो रहा है, पी इज अ गुड स्क्रीन, राइट? एफ तो स्क्रीन है ही नहीं। जितना न्यूक्लियस बढ़ता गया उतना साइज घटता गया। न्यूक्लियस हर बार एक सेट चेंज होने पर 1 यूनिट बढ़ा, तो साइज भी बराबर घटा। तो अब आप कॉज क्या है वो मैं अब आपको बताती हूं। what should we write? Regular decrease in size due to poor screening effect of one f electron by another electron in same orbital। एक एक एफ ऐड होता गया सेम ऑर्बिटल में 4F के अंदर। उस एक एक एफ का स्क्रीन इतना पुअर है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच जेड इफेक्टिव इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटिटियम। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेगुलरली के साथ, विच इज +1 यूनिट। एक एक यूनिट रेगुलर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज एक एक यूनिट रेगुलर बढ़ रहा है, तो साइज भी बिल्कुल रेगुलर ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ, कॉजिंग रेगुलर डिक्रीज ऑफ साइज, दैट इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब आप इसको कॉज कहिए या फिनोमिना कहिए, एक ही बात है। कोई मेरे को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछेगा तो वो भी यही दूंगी, कॉज पूछेगा तो वो भी यही दूंगी। फिर भी कोई कहे व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ साइज from lanthanum to lutetium is called as lanthanide contraction. This is the reason behind it. तो वो दोनों एक ही बात होगी। लिखा गया सबके पास, किसी से कुछ छूट तो नहीं रहा। तो अब lanthanide contraction की अगर बारी आई, मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया था साइज का, इस ग्राफ में भी कुछ और मत देखना।
ये शो करता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसी चीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। बट इस ग्राफ में और भी कुछ देखेंगे जो लोगों ने ऑब्जर्व किया, वो भी अब आएगा। पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी वजह से मेरे को नेचर में क्या देखने को मिला, कर लिया मैंने, लिख लो, ये बोर्ड का फिक्स क्वेश्चन है। व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? पहला और दूसरा आपको पता है, सॉरी पहला आपको पता है, दूसरा मैं बना रही हूँ। जब कभी किसी को लिख के दो टेस्ट में, मेरे को या बोर्ड अथॉरिटीज को, प्लीज इस डायग्राम के साथ दीजिएगा। ये सामने वाले को फोर्स करेगा, आपको किसी और क्वेश्चन में एडवांटेज देगा वो जहां आपने अच्छा नहीं लिखा होगा। दिस इज 10 on 10 आंसर अगर आप ऐसे दिखाओगे, क्योंकि बच्चे ये देने में डरते हैं, सीरीज में नाम याद करके नहीं जाते। आपको ये नहीं याद आ रहा, आप कॉपर सिल्वर गोल्ड ले लो भाई, आपको जो भी याद आ रहा है। मेरी कोशिश होती है मैं वो दूं जो बच्चों को याद ना हो, जो कहीं ना कहीं यूज हो। आपको उस वक्त लगता है मैम को तो याद था टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम, जिरकोनियम के नीचे हॉफनियम, मेरे को याद नहीं है। सो व्हाट, शायद आपको कोई सीरीज याद हो, जैसे कैडमियम वाली हमने पिछली क्लासेस में याद करी। कैंडियम के नीचे यूट्रियम, यूट्रियम के नीचे लैंथेनम। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, मुझे ये दिखाना है। क्या दिखाना है अभी काफी लोगों को समझ नहीं आया होगा। जब भी मैं 4D 5D सीरीज के साइजेस कंपेयर करूंगी, जैसे ही मैंने बोला ना कोई भी लिख दो, इट स्ट्रक टू माई माइंड, फंस गई मैं, एक गलती का चांस दे दिया मैंने। बस ये मत लिखना, क्योंकि लेंथेनम इसके बाद आया है। लेंथेनॉइड के जो 14 है ना, वो लेंथेनम 57 के बाद आए थे। तो कहीं आप पहली सीरीज में लिख के ये बोल दें यूट्रियम और लेंथेनम का साइज सेम होगा, नहीं। ये कहानी कहां से शुरू हुई है? जहां से 4F भरने शुरू हुए। 4F कहां से भरने शुरू हुए? लेंथेनम के बाद, ल्यूटिटियम से सीरियम तक। तो जब मैंने आपको कहा कोई भी लिख दो, तभी मुझे टेंशन हो गई कि स्कैंडियम मैंने लिखा हुआ है, यूट्रियम और लेंथेनम लिख के मेरे ही मुंह पे तमाचा पड़ने वाला है। आपने ही कहा था कोई भी लिख दो। यस, ध्यान रखिएगा, कोई भी मतलब जहां जहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो वहां लिखना जहां से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होके खत्म हो रहा है। सो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, मैंने वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम देने की कोशिश करी। आपको जो पसंद आए वो लिखिए, एक्सेप्ट फॉर स्कैंडियम। अब दूसरा, मैं अगर आपसे बात करूं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। सारे लेंथेनॉइड्स आजू बाजू सेम साइज, मतलब बहुत ही छोटा डिफरेंस, और वो भी काफी सिस्टमैटिक, यानी ये एक दूसरे को अपने क्रिस्टल्स में रिप्लेस कर देंगे। एलॉय पढ़ा ना अभी मैंने, ये तो अपने आप को, यानी कि नेचर में क्रिस्टल में रिप्लेस ना भी करें, नेचर में जहां पर मेरे को सीरियम मिल रहा है पूरा चांस है वहां पर मेरे को उसका पड़ोसी 2-3 भी मिल रहे हैं, क्योंकि उनके साइजेस सेम मतलब उनका हार्डनेस सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम। अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन में जो लावा है, उस लावा जब वो ठंडा होके क्रिस्टलाइज होगा, सारे लेंथेनॉइड्स के क्रिस्टल जो हैं वो आजू बाजू के टेम्परेचर पे ही सॉलिडिफाई होंगे। मींस दे विल फाइंड वेरी नियर टू ईच अदर, रेदर एक दूसरे के साथ इनकी एग्जिस्टेंस होगी, नेचर में मिलेंगे एक दूसरे के साथ। ड्यू टू सिमिलर साइजेस दे को एग्जिस्ट इन नेचर। इस वजह से इनका सेपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। एक टुकड़ा मैं कहीं से उठा के लाऊं कि इसके अंदर ये वाला लेंथेनॉइड है, फॉरगेट इट, अकेला सीरियम हो ही नहीं सकता, उसका 4-5-6 लेंथेनॉइड और मिलेंगे, क्योंकि सब सेम से साइज में, साइज सेम तो प्रॉपर्टीज सेम, हर चीज से। तो तीसरा कॉन्सिक्वेंस मैंने बोला, दूसरा भी ले रही हूं, बट थर्ड कॉन्सिक्वेंस मैंने क्या बोला वो आपके सामने। ये जो बीच में नंबर 2 लिखा है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, शायद, आई एम डाउटफुल, मतलब शायद इसके बारे में या तो एक लाइन लिखी हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट पहले होता था। आई एम मिसिंग कि ये दे रखा है कि नहीं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो ये ग्राफ है उसी के साइड में उसके कॉन्सिक्वेंसेस नीचे नीचे लिखे हुए हैं, वहां अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो खैर है ही आपके लिए, कोई चॉइस ही नहीं। लेंथेनम से ल्यूटिटियम जब आप जाते हो साइज घटता है, यही है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल घटता है। उसकी वजह से मुझे यहाँ आपका फोकस चाहिए, फजांस रूल है यहाँ पे, बहुत ध्यान से। उसकी वजह से साइज छोटा होना कैटायन का, कैटायन का साइज अगर छोटा होता है, चाहे फजांस रूल ना भी लगाए, मतलब एक बहुत बड़ी चीज आ रही है आपके पास, कैटायन का साइज छोटा होता है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो कैन आई से सीरियम से ल्यूटिटियम तक
साइज डिक्रीज है, यस दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। साइज डिक्रीज और हर एक के ऊपर चार्ज, अभी मैं क्या इमेजिन कर रही हूँ, +3 ग्राफ के थ्रू एक बार घुसा दिया आपके पास, तो चार्ज डेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, छोटा कैटायन मींस मोर कोवेलेंट, या ज्यादा चार्ज मींस मोर कोवेलेंट। अब कैटायन तो छोटा ही होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं इधर जा रही हूँ कैटायन छोटा होता जा रहा है, उसकी से उसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। आई होप यहाँ पे फजांस रूल लगा के आप कोवेलेंट कैरेक्टर पे जंप कर सकते हो। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ता है, बॉन्ड का टूटना मुश्किल होता है। आयनिक बॉन्ड जल्दी टूटता है वाटर में जाके, क्योंकि पता होता है कैटायन और एनायन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, एनायन को अलग करेगा, कैटायन को अलग करेगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने बनने दोनों ही स्लो प्रोसेस है, बंटवारा नहीं हो रखा। इसीलिए आप देखोगे जो लेंथेनॉइड्स में आप बात करेंगे, देखिए मैंने क्या लिखा है, बेसिक स्ट्रेंथ। लेंथेनम से ल्यूटिटियम अगर देखो तो घटती जा रही है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड इज हाईली बेसिक, क्योंकि वो लीस्ट कोवेलेंट है, जल्दी OH तोड़ देगा। लेकिन ल्यूटिटियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो पुअर बेसिक है, क्योंकि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर के चक्कर में बंटवारा हो नहीं रखा, बॉन्ड टूटेगा नहीं, जल्दी स्लो होगा। तो यहां मैंने जो LA और LU लिखा है वो पूरा लिख दिया। मीन्स व्हाट, जैसे जैसे आप इधर जाते जा रहे हो, बेसिसिटी ऑफ लेंथेनॉइड्स डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। ये बहुत पॉपुलर पास्ट ईयर में मिलने वाला है, कहीं मैच मैट्रिक्स, कहीं स्टेटमेंट्स, व्हाट इज करेक्ट इनकरेक्ट, एसर्शन रीजन में। ये एसर्शन रीजन में मिले तो आपको, ये 2 साल पहले नीट में फंसे थे बच्चे, आपके पास रीजन होना चाहिए। एनसीईआरटी में आई एम नॉट श्योर ये मेंशन, रीजन तो पक्का मेंशन नहीं है, लेकिन ये पहले तो हुआ करता था। तो ये सबके पास नोट हो तो मैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्लोज करूं। देखिए ये बहुत प्रॉपरली नोट होना चाहिए, ये फंसने वाली चीज है, भूलने वाली चीज है। जी यस, क्योंकि बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता। क्यों मैं NaOH को एल्कली कहती हूँ, वाटर सॉल्युबल है, हाईली बेसिक। क्यों NaOH, NaOH इतना ज्यादा बेसिक है कि उससे ऊपर शायद ही मेरे को कोई मिले। क्यों ज्यादा बेसिक है, आयनिक के पहले ही बंटवारा हो रखा है, मैंने कैटायन बनाना है, तूने एनायन बनाना है, बस वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आए और हम अलग हो जाए, राइट। अमोनिया क्यों वीक बेस है, कोवेलेंट। और लोन पेयर डोनेशन स्लो प्रोसेस, लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बनाएगा किसी से, स्लो प्रोसेस, स्लो मतलब वीक, ठीक है। इनऑर्गेनिक अथाह सागर है, जितने गोते खाओ उतना डूबते जाओगे। तो ये एक मतलब अथाह सागर है, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। मेरा तो आज तक नहीं खत्म हुआ, मैंने इसलिए स्पेशलाइजेशन इसमें चूज ही नहीं किया, मैंने ऑर्गेनिक लिया। भाई कहीं तो क्लोजर होगा, इनऑर्गेनिक तो क्लोजर ही नहीं है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मेरे को तो आज तक नहीं मिला। आ गया सबके पास, तो 3 कॉन्सिक्वेंसेज याद रहेंगे, और ये 3 कॉन्सिक्वेंसेज लिख के आइएगा, बोर्ड में क्वेश्चन आता है। देखो बोर्ड में पेपर ऐसा आता है कि सारी जनता पास हो, ठीक है। हमें वर्ल्ड बैंक से उधार ले रखा दिखाना होता है कि हमारी साइंस की परसेंटेज पॉपुलेशन इतनी है, और उनको, वरना हमें मिलेगा नहीं लोन। तो वो लोन चुकाने का चक्कर ज्यादा ना पड़े, इसलिए पास सबको करते हैं। 40% क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल, रेपिटेटिव, घिसे पिटे आते हैं। जिस दिन वो अच्छा आने लग गया, वर्ल्ड बैंक हमें पैसे नहीं देगा, तो इसके पीछे की केमिस्ट्री यही है, आसान पेपर आने के पीछे की केमिस्ट्री। हमें वर्ल्ड बैंक से उधार चाहिए। हमारे बच्चे अगर पास नहीं हो रहे साइंस से, वर्ल्ड बैंक हमारा जो अरबों खरबों डॉलर्स आते हैं वो थोड़ा कम कर देगा। तो ये उनके लिए है जिन्हें बस पास होना है, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। चलिए लास्ट चीज, लेंथेनॉइड्स पे आऊं तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको वो ग्राफ दिखाने के थ्रू ये तो पता लग ही गया होगा, इकलौती स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कौन सी है, डी ब्लॉक से टोटल कंट्रास्ट। डी ब्लॉक में वैरायटी वैरायटी थी, और यहां पर वैरायटी तो एक्सपेक्ट ही मत करिए, +3। इट डजंट मीन कि दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं है। इस बात को बहुत सीरियसली लेना बेटा, इस बात को बहुत सीरियसली लेना। हर एलिमेंट की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यही होगी, व्हाटसोएवर कम्स इन द वे। अब ये व्हाटसोएवर मैंने कह दिया, इस व्हाटसोएवर को लेके आते, कईयों की +2 दिखेगी उस ग्राफ में, अगर मैं दोबारा लेके जाऊं। अब मैं +2 +4 की तरफ लेके जाती हूँ, तब तो मैं अवॉइड कर रही थी। दिख रहा है कुछ कुछ है इक्का दुक्का, सेमेरियम, यूरोपियम, ये देखिए ये है कुछ, कोई +2, ये +4 में, ये भी +4 में, ये दोनों +2 में, और ये दोनों +2 में। पक्का ये +2 +4 वो वाले होंगे जिसमें F0 हो रहा होगा, F7 हो रहा होगा, या F14 हो रहा होगा।
यही पॉपुलर कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी कोशिश, हिम्मत तो होगी एटलीस्ट, इन्होंने हिम्मत की +2 दिखाने की, चाहे ये +2 दिखाएं, चाहे ये +4 दिखाएं, all have to revert back to इकलौती stable oxidation state, that is +3, regardless of their F0, F7, F14, सारे Aufbauhund, सब stable, exceptional, सब कुछ यहाँ खत्म हो गया। इसीलिए ये चीजें आपको +1 में नहीं दिखाई जा सकती, आप फिर फैल जाओगे कि डी में भी ऐसा होता होगा, नहीं। आएंगे हम इस पे, वाई दिस ओनली, क्यों +3 ओनली। मेरी क्लास मुझे जवाब दे, बड़ी देर से मैं बोल रही हूं। इन एलिमेंट्स में, लेंथेनॉइड्स में +3 सबसे पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब सोचने और देने से पहले, ताकि आप गलत ना हो, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीजिए मुझे फिर से। 6s2, 5d1 से 0b, और अब चाहिए आंसर। Why +3 is the इकलौती stable oxidation state? Because इसका valence shell and penultimate shell in total consist of 3 electrons. इनकी एनर्जी कंपेरेबल है, तीनों एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। F0 होने के लिए, F7 होने के लिए, अगर F इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता भी है, बच्चों यही ध्यान रखना, ये है इनर, सॉरी ये है पेनल्टीमेट, और ये है उससे भी अंदर इनर। यहां तक अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहुंचना है तो इट नीड एनर्जी। तो +2 +4 उसने हिम्मत तो करी, बट आसपास वालों ने साथ नहीं दिया, इतनी एनर्जी नहीं दे सकते हम तुमको कि तुम्हारा 4f का भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ले आए, सॉरी। सो उसके लिए वो वापस किस में लौटेगा? +3 में। 4f7 को 5f7 एक्टिनॉइड्स में भी सेम आने वाला है, उसको भी इग्नोर करेगा कि आपका 4f7 मुझे उतनी स्टेबिलिटी नहीं दे रहा जितनी मेरे खर्चा हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन f का निकालने में। सो इस पे और लंबा डिस्कशन मत करना, कोई हैंड रेज मत करना, इसको ऐसे ही मान लेना कि ऐसा वहां भी होता था, यहां भी होता था। इसमें जितना कम घुसोगे उतने फायदे में रहोगे, कहीं किसी किताब में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। यानी कि लेंथेनॉइड्स में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? इकलौती +3। कुछ भी करके आप ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी ले आए ना, कुछ घुमा फिरा के, तो भी वो +3 में वापस लौटेगा। है नहीं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अगर आपने अपना दिमाग लगा भी लिया, लगाओगे, लगा रहे होगे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को भी आप इग्नोर कर रहे हो। यस, क्यों इग्नोर कर रहे हो? नेचर ने मेरे ख्याल से मैचिंग नहीं करी, नेचर को मेरा ऑप्शन पसंद नहीं आया, नोबल गैस को तो टिकने दो, उसने डिनाई कर दिया। हम कौन होते हैं? हम फैक्ट्स पढ़ेंगे, राइट। सो इस हिसाब से रिवर्ट बैक तो उसने करना ही करना है। तो जो जो भी मेरे पास +2 में, मैंने सारे एक साथ ले आई ताकि आपको याद हो जाए। ग्राफ पता नहीं याद रहता है कि नहीं, एक आधा छोड़ा भी होगा, वो आप खुद कुछ तो खुद भी करेंगे। देखना ये 3 एलिमेंट्स, जब इन 3 एलिमेंट्स को मैंने देखा, +2 वाले उठाए, और एनसीईआरटी में पूरा टेबल दे रखा है, +2 की कॉन्फ़िगरेशन सबकी, +4 की कॉन्फ़िगरेशन सबकी, बहुत अच्छे से एक टेबल दिया है, बट अभी मत देखिए। चलिए, सारे +2 क्यों है देखना बच्चों। एक बाई चांस ये भी है, क्यों है कोई जवाब नहीं है, मेरे से पूछना भी मत, गूगल करना भी मत, मिलेगा ही नहीं। कि +2 क्यों दिखा रहा है ये 4f6, मुझे भी नहीं पता क्यों दिखा रहा है, मिला इसका एक सॉल्ट। तो इसके ये 3 मेरे को +2 मिले, ये तो टिकने चाहिए थे +2 में, अगर मैं अपना वो वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला लॉजिक देखूं ना। तीनों के तीनों किस में रिवर्ट बैक करेंगे? अपने अपने +3 में। मतलब, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, वाई इन तीनों में से कोई भी दे देंगे +2, ठीक है, इनमें से कोई भी, यूरोपियम +2। Why europium +2 is a good reducing agent? Because it immediately get oxidized to +3. अगर +2 आप बना भी देते हो यूरोपियम का, सेमेरियम का, ये इमीडिएटली एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करके कहां जाएंगे? +3 में। दे विल ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स एज सुन एज पॉसिबल दे आर फॉर्म्ड। दैट इज व्हाई दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली देखना, मैं +4 उठा के लाई, सोचो सीरियम +4, 4f0, खाली 4f0 नहीं है, ये कुछ और भी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है ये। अगर आप देखो तो नोबल गैस पे पहुंच गए, फिर भी +4 नोबल गैस होने के बावजूद भी इट विल रिवर्ट बैक टू +3। सो व्हाट विल दे बिहेव? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स,
Cerium +4 is good oxidizing agent, whereas यूरोपियम +2 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट. वाई? बहुत पॉपुलर और इजी आसान क्वेश्चंस में से. 7 नंबर का चैप्टर है, क्या देंगे? सातों के सातों नंबर तो आपके KMnO4 K2Cr2O7 से नहीं दे सकते. तो तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपका आएगा. नोट इट इफ समबडी इज नॉट एबल टू डू इट येट. नोट करिए. मतलब आप ये सोचो, ये कमाल हो रहा है, 4F14 से वो 4F13 आने पे तैयार हो गया है. ठीक है, YB+2 से YB+3 आने को तैयार हो गया. 4F14 से वो 4F13 बना के राजी है. बट है +3 इज मोस्ट स्टेबल. लेंथेनॉइड जनरली होते कैसे? जब ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगी तो मेरे को रिएक्टिविटी और वो सारी क्लोज करनी है. अब रिएक्टिविटी क्या ही बताऊं, बता दी. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, और कुछ है ही नहीं मेरे पास. क्यों नहीं है इसके रिएक्शन? मैक्सिमम आर रेडियो एक्टिव. ज्यादातर लेंथेनॉइड्स रेडियो एक्टिव है. रेडियो एक्टिव है तो इनके खास रिएक्शंस में इकट्ठे कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये रुकते ही नहीं है. ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? डिकम्पोज होकर दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. जब तक मैं उसका रिएक्शन स्टडी करूं, सारी कंडीशन दूं, वो तो डिके होना शुरू हो गया. मैं क्या पढ़ूं उसके बारे में? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की मेरे पास ज्यादा केमिस्ट्री है नहीं. पर जितनी भी है, ये लिख लो भाई. लिखते लिखते शायद समझ आ जाए मुझे ये पढ़ कि अगर कोई ना हो पढ़ाने वाला तो क्या इससे देख के खुद समझ आ रहा है? चेक. सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है नो कलर, थोड़ा छोटा लिख दिया. कलर्ड इन सॉलिड एज वेल एज एक्वस, दैट इज. तो आप बताएं दैट इज क्यों लिखा है, कहां सूट हो रहा है? आई डोंट नो. F0 और F14 कलर नहीं दिखाएंगे, बाकी सारे के सारे ये कलर दिखाते हैं. ठीक है, ये लिखने की कोशिश है यहां पे. मेटलिक बॉन्डिंग जब बता चुकी हूं तुम लोगों को, तो अप्लाई भी करना. व्हाई इट इज हार्डेस्ट? शायद ये कहीं ऐसी जगह है जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हो इसके पास, शायद. बाकी इस पे मैं खास कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि इनके रीजंस नहीं है. चौथा पॉइंट मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है आपके साथ कि आपको याद हो. आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2, इनकी अभी मैंने 3 नहीं लिखी. आई नो मोस्ट कॉमन इज 3, बट अगर पहली दो आयोनाइजेशन इंथैल्पीज देखूं लेंथेनॉइड्स की, तो उसका सम कैल्शियम से मैच करता है. तो इसीलिए इसकी कुछ हद तक प्रॉपर्टीज कैल्शियम से मैच करती हैं, बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहली दो मतलब सेम रेंज में आई है. ठीक है, सेम एज कैल्शियम. कैल्शियम की भी दोनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टोटल सम इतना ही आता है, और लेंथेनॉइड्स का भी. ये एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन है, वैल्यू के साथ आपको अपने लिए रखनी है. केमिकल प्रॉपर्टीज का अगर आप देखें तो केमिकल, जो लोग भी ये दीवार का सहारा लेके बैठे हैं, अब दीवार का सहारा नहीं लेंगे, स्ट्रेट बैठिए. ठीक है, उसके बाद आपकी ना ड्रीमिंग शुरू हो जाती है कहीं और कुछ. सिमिलर टू कैल्शियम प्रॉपर्टीज शो करते हैं. कौन? जिनका एटॉमिक वेट कम है, यानी टिल हाफ वे. हाफ वे के बाद प्रॉपर्टीज किससे मैच करने लग जाती हैं? एल्यूमिनियम से लगभग. इसमें आगे कोई सपोर्ट नहीं है, इसका कोई रिएक्शन, कोई सिमिलैरिटी, नो सपोर्ट, सो नो एक्सपेक्टेशन. एक और चीज, लेंथेनॉइड सारे के सारे, ये देखना जरा, ये समझ आ रहा है क्या दिखाना चाह रही हूं इस बॉक्स में मैं? देखिएगा, नोट करना, 1 मिनट पहले देख लो, फिर ये आप ही बनाना. एक बार समझ लो इसको. यहां क्या दिखा रही हूं? मुझे पता है सारे लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. दे रेडिली ऑक्सीडाइज. कोई चीज अगर ऑक्सीडाइज होती है तो वो क्या करती है? वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है. लेकिन जब मेरे को E0 वैल्यू करनी होती है, मेरे को मजबूरी है सबको उल्टा करना होता है, मुझे रिडक्शन पोटेंशियल शो करना होता है. तो सभी लेंथेनॉइड्स को अगर मैं रिड्यूस करूं तो उसका E0 किस रेंज में आता है? सबके सब 2.2 से 2.4 की रेंज में है. आजू बाजू ये केमिकल प्रॉपर्टीज, हर चीज इनकी ना बहुत सिमिलर है. तो -2.2 से -2.4 की रेंज में आने का क्या मतलब है? दे आर नॉट एट ऑल रेडी फॉर रिडक्शन. रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आने का क्या मतलब है? दे आर नॉट लाइकिंग दिस चेंज. दिस इज नॉट अ फेवरेबल चेंज. फेवरेबल चेंज क्या होगा? इसको उल्टा कर दीजिए. तो लिखने से पहले एक बार समझ लेना, उसके बाद आप लिखना. एक्सेप्ट यूरोपियम. यूरोपियम इन सबसे बाहर निकला, जिसकी वैल्यू -2 है. एनसीईआरटी ने स्पेशली मेंशन किया, इसीलिए मैं भी मेंशन कर रही हूं. एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन दिस. सो वन लास्ट टेक ऑन लेंथेनॉइड. आखिरी चीज लेंथेनॉइड के बारे में, इसकी रिएक्टिविटी. भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को पता है क्या है. किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर दो, क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बनाना, इस पे +3 चार्ज आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को
लेंथेनॉइड का रिएक्शन सिर्फ हाइड्रोजन से करना है। इसका चार्ज +3 है, इसका चार्ज -1 है। क्रिस क्रॉस कर दिया मैंने लेंथेनम का हाइड्राइड। इसको हेलोजन से कराना है, अगेन हेलोजन में भी सेम क्रिस क्रॉस कर दिया मैंने। लेंथेनॉइड का हेलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो भी बनाना हो मेरे को। जैसे एल्यूमिनियम के बन रहे हैं सारे कॉपी, Al2O3 बनता है, ऐसे ही लेंथेनॉइड 2O3। कोई सल्फर से कहे, ऑक्सीजन सल्फर एक ही बात है, उसका सल्फाइड। ऐसे कोई कार्बन से कहे, यस दिस इज लिटिल न्यू, और ये एनसीईआरटी में ऐसे ही गोला बना के दे रखा है। लेंथेनॉइड का कार्बाइड, ये आपके लिए नया है, आपको कहीं रिएक्शंस में ऐसी चीज मिली नहीं। देन इफ आई आस्क N2 के साथ एल्यूमिनियम का भी यही बनेगा, ALN, राइट। वाटर के साथ बेसिसिटी में भी मैंने पढ़ ही लिया, लेंथेनॉइड के सारे बेसिस OH3 होंगे। एसिड्स के साथ, मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही आपको, एसिड्स के साथ सारे लेंथेनॉइड्स, क्योंकि रिएक्टिव है, सारे मेटल्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं। मेटल्स कॉपर प्लेटिनम छोड़ दूं तो सबके सब मेटल क्या करते हैं एसिड से, हाइड्रोजन को रिलीज। डी ब्लॉक याद दिलाइए, कौन ऐसा एक एलिमेंट है जो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा एसिड के साथ? डी ब्लॉक। कॉपर नहीं था एक इकलौता पॉजिटिव में जाता था उस ग्राफ में, बाकी हाँ देखो कोरस में, हाँ ये मेरे गले की ऐसी तैसी हो रही, याद करा करा के स्लो स्पीड में बहला बहला के जोकरों की तरह पढ़ा रहे हैं हम कि बच्चों को याद रहे, हाँ आ जाता है। यार वो ग्राफ वाला क्यों नहीं याद कर रहे, वो जो एकदम पढ़ नहीं रहे, मैम सैटरडे को टेस्ट था, सोचा था फ्राइडे को पढ़ेंगे पूरा, ये है एक्चुअली तो अंदर अंदर चल रहा है। डूबोगे, अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो। टेस्ट से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं बनी 12th क्लास की नॉन मेड। अब कुछ हो भी नहीं सकता, ले ली तुमने मेड नॉन मेड, तो अब सुधर जाओ, अब चेंज का ऑप्शन नहीं है। तो टेस्ट से 2 दिन पहले पढ़ेंगे, 1 दिन पहले सारी डीपीपी लेके बढ़ जाएंगे, सारी रात बैठ के करेंगे, फॉरगेट इट। अब ये सपने में मत रहना आप लोग, तो थोड़ा थोड़ा सोचा करो, लाया करो, एक ही है जो ऊपर जाता है। ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट का था ये ग्राफ? देखिए वो वाला ग्राफ जो बनाया था जिसमें कॉपर अकेला पॉजिटिव में आ रहा था, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट थी? +2 से 0। कोई भी मर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मेरा कॉन्सेप्ट समझो आप। मेरे को +3 से +2 जाने का मतलब भी तो रिडक्शन ही है ना, वो भी मेटल। हम जनरली क्या स्टेटमेंट बोलते हैं? ऑल मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बिकॉज दे टेंड टू ऑक्सीडाइज एंड दे रिड्यूस हाइड्रोजन। वहीं खत्म। ये रेलवे भर्ती में जरूर आता है और कॉपर ऑप्शन होता है कि वो नहीं डिस्प्लेस करता, बाकी ये सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम करते हैं। लेकिन आपके पास आएगा तो आपके पास ये ऑप्शन में होगा, जो भी 2-3 वैल्यूज दे रखी हैं, एक होगी। डोंट एक्सपेक्ट कॉपर, एक्सपेक्ट गुड वन, जिसमें किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट से कहीं भी जाने में अगर आपको E0 पॉजिटिव मिल रहा है, वो रिड्यूस होगा, वो हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस करेगा, एसिड में से नहीं डिस्प्लेस करेगा। क्योंकि मेरे लिए इनऑर्गेनिक एंड हो रही है, तो मेरे को जितना याद आ रहा है मैं सारा यहां घुसाई जा रही हूँ आपकी नॉलेज में। ये आपके लिए लेंथेनॉइड के सारे केमिकल रिएक्शन एक ही लाइन में हुए। इकलौता यूज है इसका, बेस्ट सिंगल यूज, क्योंकि रेडियो एक्टिव में ज्यादा मैं यूज कर नहीं सकती। एलॉयज, एलॉयज में एक एलॉय आपकी एनसीईआरटी में दिया और मैं वही दे रही हूँ। प्रभनूर इधर ही रहना, ठीक है? थोड़ी देर बाद मस्ती शुरू करेंगे, मैं भी साथ आ जाऊंगी उसमें, ठीक है? इधर ही रहो। मिश मेटल, मिश मेटल क्या है? इसमें कोई भी लेंथेनॉइड, क्योंकि सारे एक बराबर हैं, एक जैसे हैं, आप जानते हैं, कोई भी एक लेंथेनॉइड जो है वो 95% और 5% उसमें क्या डालते हैं? आयरन। और ये इतना हार्ड और इतना स्ट्रॉन्ग मेटल्स में माना जाता है। साथ में इनके ट्रेसेस डालते हैं ऑफ कोर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कि इसको बुलेट शेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुलेट शेल्स यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ। और लाइटर फ्लिंट्स के लिए, जहां मुझे काफी हार्ड चाहिए, इन दोनों जगहों पे इस्तेमाल होने वाला एलॉय इज मिश मेटल, जो इस फैमिली का है। अब इस स्लाइड को नोट करिए, याद करिए, नोट करिए। नहीं नोट करना, योर विश। टेनॉइड्स, एवरीथिंग इज कॉपी टू लेंथेनॉइड्स, कोई फर्क नहीं आने वाला। इसमें रेडियो एक्टिव और ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा कि जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक है, 90 से 103, राइट? इनकी हाफ लाइफ जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे वैसे वैसे हाफ लाइफ की ड्यूरेशन डिक्रीज होती जाएगी। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, नो चेंज, राइट? लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्शन का एक्सटेंट ज्यादा होता है। एक बार सुन लीजिए, यहां दिख रहा होगा, लिखने को कुछ नहीं है।
लेंथेनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन क्या था? जहां से आप शुरू हुए और जहां से आप खत्म हुए उसका गैप कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक्टिनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन का एक्सटेंट और ज्यादा है, क्योंकि 5F और खराब शील्ड है, न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, नीचे पहुंच गए, हैवियर मेंबर। तो कॉन्ट्रैक्शन का एक्सटेंट ज्यादा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का बिहेवियर सिमिलर है, वैसा का वैसा मिलता है। ये भी 1 मार्क में पूछा जाता है। विच इज मोर, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एंड वाई? तो इसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है बिकॉज 5F इज मोर पुअर शील्ड। 5F जो है वो आपको पुअर नहीं और ज्यादा पुअर शील्ड मिलता है, जिसकी वजह से आपको इसमें कॉन्ट्रैक्शन का एक्सटेंट ज्यादा देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर काफी वैरायटी मिलेगी अप टू मिडवे। अब मिडवे में आपको भी एक डायग्राम में दिखाने वाली हूं, पहले बता दूं क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद मोर वैरायटी देन लेंथेनम, लेंथेनॉइड्स में तो कोई वैरायटी थी ही नहीं, सारे +3 और इक्का दुक्का +2 और +4 में मिले। यहां थोड़ी वैरायटी मिलेगी बट सिर्फ मिडवे तक। आई शो यू एनसीईआरटी का एक टेबल अभी दिखा रही हूं यहां पर। पहले तो मुझे पता चले लेंथेनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई वैरायटी नहीं थी, जो जरा मरा थी वो भी रिवर्ट बैक कर रही थी +3 में। वाई सो कि यहां मेरे को थोड़ी सी भी वैरायटी मिली, मुझे +3 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां मिली ही क्यों? वैरायटी का मतलब है स्टेबल, जो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर पाए। +2 +4 तो पिछले में कुछ खास एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए थे, उसका रीजन। अब आप सोचिए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो किधर से आई है? फ्री तो होनी है, इसमें तो अभी भी कोई डाउट नहीं, लेकिन वैरायटी का मतलब है इधर से भी कुछ इन्वॉल्वमेंट आया। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि इनमें एनर्जी गैप और कम हो गया जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते गए। इससे इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन, इट रिड्यूसेस मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, एनर्जी गैप रिड्यूसेस। एनर्जी गैप जो इनमें था वो इतना कम हो गया कि जितनी ताकत 6D के इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करने में लग रही है, उतनी ही एनर्जी में 5F का इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट होने को तैयार हो गया, थोड़ा दूर था न्यूक्लियस से। 5F और बड़ा है 4F के मुकाबले, दूर हो गया, डिफ्यूज ज्योमेट्री हो गई। सो यहां पर मेरे को वैरायटी क्यों मिलती है? इसकी वजह से। तो मैंने एक एक चीज का रीजन इसीलिए लिख के डिस्कस किया कि जब आप एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज या सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो आपको दोबारा हमारे पास आना ना पड़े इसका आंसर क्या होगा। whatsoever question you will see in past year board exams or NCERT back exercise, I have covered each and every question with language. कोई इक्का दुक्का नहीं कवर्ड होगा, प्लीज वो हमसे जरूर आप डिस्कस करिएगा। सो एनर्जी गैप का और कम हो जाना, कंपेरेबल हो जाना, तो इट अलाउज 5F इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसीलिए वैरायटी है। नोट करने दो, उससे पहले वैरायटी दिखाना चाह रही हूं। ये है एक्टिनॉइड्स, चेक। 3 तो लगभग सब में है, 3 तो है। तो देखिए अप टिल मिडवे, ये तो वही लेंथेनॉइड वाली डी ब्लॉक वाली बात हो गई है लगभग। अप टिल मिडवे देखो कहां तक आया, और उसके बाद रिड्यूस, और लास्ट के इन मेंबर्स में तो 3 3 3 3 है सिर्फ। तो वैरायटी मेरे को कहीं ना कहीं मिडवे के बाद कम होती दिखाई दे रही है। मिडवे तक वैरायटी है, उसके बाद वैरायटी काफी हद तक कम हो गई। तो क्या, क्यों? ये एनसीईआरटी का टेबल है, सो आपके लिए अब अपने आप आ गई चीज की, आपको उन्होंने पूरा आइडिया दिया। तो हाँ जी, नहीं बना रहा, ये आपको यही चीजें पकड़नी होंगी खुद के लिए कि ये या तो बना नहीं रहा या इतना रेडियो एक्टिव है मैं उसको स्टेबल नहीं कर पा रही, आई डोंट नो। बट इस टेबल से तो यही लगता है एक ही ऐसा एक्टिनॉइड है जो +3 नहीं दिखा रहा। इट कैन बी आस्क्ड नाउ। यही आपका अपना ऑब्जर्वेशन होगा, यही आपकी याद करने की हैबिट होगी। लिखिए अगर किसी को लिखना है, ये बोर्ड में कैसे आता है मैं भी दिखा रही हूं आपको। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को कंपेयर करो। कंपेयर करने को जब कोई कहता है तो उसमें सिमिलैरिटीज भी डाली जाती हैं, उसमें डिफरेंसेस भी डाले जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रैक्शन की सिमिलैरिटी, रेडियो एक्टिविटी की सिमिलैरिटी, साथ ही साथ डिफरेंसेस। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या है डिफरेंसेस। पहले ये जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट्स कंप्लीट करने के लिए वो नोट करें। एनर्जी कंपेरेबल होने की वजह से 5F67S, उसकी वजह से यहां पर वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिले, एफ इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन इजी हुआ। राइट, तो इसको किसी भी लैंग्वेज में लिखिए बट सेंस यही आना चाहिए जो बताने की कोशिश की है, कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स।
चाहे सेम लिख लो, सिमिलर लिख लो, कंपेरेबल लिख लो। तो आपके पास एक्टिनॉइड भी यहां पर खत्म हुआ, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हुई। मैंने अब आपको कहा कि आपके पास अगर कंपैरिजन आए, जस्ट मुझे ऐसे ही जब मैं ये टेबल्स गूगल कर रही थी तो मुझे एक अच्छा दिखा, हालांकि ये ना वैसे अच्छा नहीं, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंसेस दिखे मुझे। तो सिमिलरिटीज तो आप बता लेंगे, तो जस्ट मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, बिकॉज आई थिंक इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, आप लोगों को शायद उतना क्लियरली दिखे ना, कि लेंथेनॉइड्स में रेडियस में उतनी वैरायटी नहीं मिली जितनी की इसमें मिली। +3 इसमें मोस्ट स्टेबल थी, इसमें +3 के अलावा +4, +5, +6, +7 काफी स्टेबल दिखाई दी। ये बहुत रिएक्टिव थे, ये भी रिएक्टिव थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन है तो इसमें आप बहुत देखोगे कि सिमिलर सी बात लिख रखी होगी जबरदस्ती कंपेयर करने के लिए, आपको भी वही करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी और इसकी फर्क क्या है, एक में 4f भर रहा है, एक में 5f। तो कोई इसको कहे सिमिलैरिटी में भी ला सकती हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है ऑफ कोर्स। तो इस तरह से आपके पास बोर्ड में एक क्वेश्चन अब नहीं आते ऐसे, अब रीजनिंग ज्यादा आती है, बट इस तरह का कोई क्वेश्चन आप रिसीव कर सकते हो कि कंपेयर। ये एक मेरे को मिला, ये बताने के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। पढ़ो इस क्वेश्चन को। कौन सा लेंथेनॉइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? शायद सीरियम था, आज का ताजा ताजा याद है, हो जाएगा, और जितने आप टेस्ट देते रहोगे। और ये अगर अभी जीडी भी दिखाता है, चेक कर लेना बच्चों एक बार उस ग्राफ में, अभी चेक करो, इसी बहाने याद होगा इसलिए लाई हूं। वो जो ग्राफ है आपके पास एनसीईआरटी में, उसी से चेक करना पड़ेगा। नहीं दिखाता? जीडी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जीडी पे भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 साल पहले ये जेई में आया है, बच्चे बड़े परेशान हुए थे, वो मुझे याद आ गया, बात करूंगी। मुझे बताइए, और +2 वाला कौन है? तो ये जो, हाँ यार, ईयू को अब तो यूरोपियम बोल दो, मैंने बोला है यूरोप से ही याद कर लो इसको। ओके चलो, और भी हो तो देख लेना, मल्टीपल मैच पॉसिबल हो तो। अच्छा ये, बस 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 बातें बंद, ये बताना फोर्थ वाला। लेंथेनॉइड विच हैज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी अब आपको ये सोच लो कॉन्फ़िगरेशन कितनी ध्यान से पता होनी चाहिए, आप अंदाजे से नहीं कर सकते। आपको नहीं पता 4f7 में आने से पहले उसने 5d0 कर रखा है क्या, आपको ये भी नहीं पता, इसलिए आप अंदाजे से नहीं कर सकते। आपको पता नहीं होगा तब तक जब तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, मतलब कोई जुगाड़ उगाड़ लगा के नहीं सोच सकते आप लोग कि कौन से वाला है, किसमें ऐसा होता होगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन का जुगाड़ नहीं लगा सकते, आपको पता होना चाहिए। ये 2 साल पहले जेई में आया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन दीजिए, एंड डोंट एक्सपेक्ट एटॉमिक नंबर दिया होगा। अगले कहते हैं लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड पे पूरा तुम्हारा चैप्टर है, खुद याद करके आओ, पहला लेंथेनॉइड कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, एटॉमिक नंबर ढूंढो। लेंथेनॉइड सीरीज याद होनी चाहिए, एक्टिनॉइड सीरीज याद होनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बट ये 2 साल पहले का जेई का क्वेश्चन है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स इट। आपको कॉन्फ़िगरेशन देनी है, याद है नहीं है, धीरे धीरे होगी, आई नो। अभी तो आप 3-4 एलिमेंट को याद करोगे, आपको सीरियम याद रहेगा, आपको लॉरेंशियम याद रहेगा, हो सकता है आपको बीच वाले मिड वाले 1-2 याद रहे, नेक्स्ट टाइम फिर मौका आएगा फिर 1-2 याद करेंगे, एक झटके में सारे याद नहीं होते। इसीलिए इनऑर्गेनिक को हमेशा एक मैराथन में पढ़ा जाता है, एक झटके में, एक साथ। जब आप अगली बार रिवाइज करेंगे वो एक साथ ही करेंगे, अगली बार फिर 2-3 और आप याद करेंगे। सो मोर वी रिपीट मोर वी लर्न, राइट? तो एक ये दिखाना आपके लिए जरूरी था। अब आ जाते हैं लास्ट चीज पर, कलर को लेके मैंने लास्ट क्लास में कुछ बात की थी, उसको क्लोज करते हैं। कलर क्यों होता है, मैं पूरा इनऑर्गेनिक में जहां जहां कलर है उसे कंपाइल कर रही हूं, इसलिए पहले नहीं लिया था कि लास्ट में लूंगी। कलर ज्यादातर आप देखते हो डीडी ट्रांजिशन की वजह से या चार्ज ट्रांसफर की वजह से, यानी कलर दिखाने वाले मेंबर्स मेरे को या तो डी ब्लॉक में दिखने वाले हैं या एफ। व्हाट अबाउट एस एंड पी, लेट्स क्लोज दैट आल्सो, पी ब्लॉक भी तो पूरा हो गया। पी ब्लॉक में एक ही जगह कलर आया था हेलोजेंस में, दैट टू मैंने बेथोक्रोमिक शिफ्ट बताई थी, लाइट से डार्क शिफ्ट होते हैं। बाकी पूरे पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में आपको कलर नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते उसकी भी बात करूंगी मैं।
आगे बैठ के नहीं बात कर सकते, मेरे कान में आता है। D10 और D0 डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं दिखाएंगे। तो कलर सिर्फ दो फिनोमिना की वजह से है। वन, डीडी ट्रांजिशन जो आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ लिया। सेकंड, चार्ज ट्रांसफर। ये सबके सब डीडी ट्रांजिशन की वजह से। मैंने D10 गायब किया इसमें से, और D0 और D10 जो है वो दिखाएंगे चार्ज ट्रांसफर की वजह से। और चार्ज ट्रांसफर के कलर हमेशा बहुत फास्ट और इंटेंस होंगे। आपने लास्ट क्लास में देख लिया, येलो, ऑरेंज, ये कलर बहुत फास्ट और इंटेंस कलर्स में है। राइट, येलो है, ऑरेंज है, पर्पल आपने देखा, ये बहुत फास्ट कलर्स में आते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर ऐसा क्या है जो कलर भी इतना उसने इंटेंस दिया? लेट्स चेक। लेकिन पहले मैं कलर के फिनोमिना को चारों तरफ पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोज करूं तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लाइक डी ऑर्बिटल लिखना था, सॉरी, इसके अंदर कोई भी डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए एस और पी ब्लॉक कलर्स नहीं दिखाते। डी ऑर्बिटल में खाली जगह होना अलग बात होती है, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना अलग बात होती है, इसलिए वो कलर नहीं दिखाते। एज वेल एज एनर्जी उनके एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर ऑर्बिटल में ले जाऊं। भाई मेरे को पता है मेरे पास सोडियम के पास 3s1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर मैं एनर्जी दूं तो 3s1 से कूद के वो थोड़ी देर के लिए 3p1 बन सकता है। 3p1 बने, वापस लौट आए और कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखा दे। लेकिन 3s से 3p में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो विजिबल रीजन से तो नहीं मिलती। और कलर सिर्फ तभी मिलता है जब विजिबल रीजन का इन्वॉल्वमेंट हो। अगर आईआर से वो एनर्जी ले रहा है तो मेरे को कलर नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन जंप नहीं हो रहे, एक्साइट नहीं हो रहे, या मैग्नीशियम के एक्साइट नहीं हो रहे, बट दे आर नॉट बोरोइंग एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन में ही विबग्योर आता है, उसी में कलर आता है। इसीलिए, क्योंकि आप इसमें कभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप डीडी ट्रांजिशन करा रहे हो, एसपी ट्रांजिशन हो सकता है, राइट, पीडी ट्रांजिशन हो सकता है। ट्रांजिशन तो बाकी एलिमेंट पूरे पीरियोड टेबल में हो सकता है। क्लोरीन में क्या प्रॉब्लम है, ब्रोमीन में क्या प्रॉब्लम है, वहां थोड़ा हुआ तो कलर आ गए, बाकी जगह क्यों नहीं मेरे को कलर मिला? ट्रांजिशन वहां हो रहा है, पॉसिबल है, आपकी आंखें नहीं देख पा रही उसको, क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ विजिबल रीजन के 7 रंगों को देख सकती हैं, उसी के शेड्स को। सो एस और पी ब्लॉक में कोई भी कलर ना होने की वजह, ना तो उसमें डीडी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है किसी तरह से भी, और अगर इलेक्ट्रॉन को आपने एक्साइट किया भी, उसके लिए एनर्जी विजिबल रीजन से मैच नहीं करेगी। ये बोर्ड का टॉपिक नहीं है। फिर है क्या कलर ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। एल सिंबल हमने अब तक लीगेंड को दिया है, और एम सिंबल हमने अब तक मेटल को दिया है, और आप जानते हैं कलर्स मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। तो चार्ज ट्रांसफर एक ऐसा फिनोमिना ढूंढा गया इन सब के कलर को एक्सप्लेन करने के लिए। किन सब के कलर्स को? जिसमें या D0 आ रहा था या D10 आ रहा था, उन सब के कलर्स को एक्सप्लेन। जैसे कि मैं कॉपर +1 के सॉल्ट्स बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने AgCl बता दिया था, K2Cr2O7, K1O4 बता दिए थे, एक रह गया था 4 में से, वो था कॉपर +1। ऑफ कोर्स वो भी D10 है, तो उससे बेटर है ये, जहां भी D0 D10 और अगर कलर है, उसकी वजह क्या होगी? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर क्या होता है? मैंगनीज और ऑक्सीजन जब आपस में बॉन्डेड है, आई होप लास्ट क्लास का स्ट्रक्चर सबको याद होगा, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। जब ये बॉन्डेड है तो O पे क्या चार्ज है? -2। M पे क्या चार्ज है? जो भी मेटल है, मैंगनीज, +7, राइट। -2 और +7 बहुत पास हैं, आपस में बॉन्डेड हैं, बहुत पास हैं। कुछ टाइम के लिए -2 अपने एक नेगेटिव चार्ज को, यानी किसको? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है मैंगनीज के इतने सारे खाली स्पेस में। और मैंगनीज को जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, विद इन देम आपस में एक तरह का ये ट्रांसफर होता है कुछ देर के लिए। ये इसको ट्रांसफर कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? -1, और ये क्या बन जाएगा? +6। +6 बनते ही वो जो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया है उसको तो खुला डी ऑर्बिटल मिल गया, कूद फांद शुरू, डीडी ट्रांजिशन शुरू। बट इसको डीडी ट्रांजिशन नहीं कह सकते। डीडी ट्रांजिशन होता है अपना ही इलेक्ट्रॉन डी से ऊपर डी में जाए। नो रिस्ट्रिक्शन और रूल अप्लाइड टू दिस काइंड ऑफ चार्ज ट्रांसफर की ऑर्बिटल की शेप ही होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होनी चाहिए, एनर्जी इतनी होनी चाहिए। किसी तरह का कोई रूल रिस्ट्रिक्शन इस चार्ज ट्रांसफर पर ना होने की वजह से कलर बहुत इंटेंस आता है। यहाँ पे मैक्सिमम एक ही तरह का सवाल देखा गया, किसमें चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर है। दूसरा, मैं इस साल के लिए एक्सपेक्ट या प्रिडिक्ट कर रही हूं, अगर किसी शिफ्ट में चार्ज ट्रांसफर पे क्वेश्चन आता है, नीट में आता है,
तो अब वो चार्ज ट्रांसफर पे वो तो नहीं पूछेंगे जो लेटेस्ट पिछले साल काफी शिफ्ट्स में पूछ लिया। एक स्टेप और अगर आगे बढ़ना है, दिस इज व्हाट वी एंटिसिपेट, कि अगर पूछना है तो क्या पूछ लेंगे, कलर इतना इंटेंस क्यों है? क्योंकि इस पे किसी तरह का रूल रेगुलेशन नहीं लग रहा चार्ज ट्रांसफर पे, बस एक ही शर्त है, दोनों बहुत पास और कंपेरेबल होने चाहिए। तो मैंगनीज और ऑक्सीजन, ऐसे ही क्रोमियम और ऑक्सीजन, कॉपर और उसके साथ सपोज क्लोरीन, जो भी एनायन है वो लिगेंड की तरह बिहेव करता है और अपने एक चार्ज को थोड़ी देर के लिए उसके वेकेंट ऑर्बिटल में पहुंचा देता है। दिस इज चार्ज ट्रांसफर। बस इतना सा था जिसके लिए आपको मैंने रोका हुआ था कि एक बार पूरा कंप्लीट अच्छे से करेंगे।